जब फर्स्ट टाइम आपने किसी ब्रेन को लाइव अपने हाथ में लिया, टच किया, वो कैसा आपको उस दिन फील हुआ सबसे पहले ब्रेन को टच करने में? जब एनाटमी में आप पढ़ते हो तो आप ब्रेन की एनाटमी पढ़ते हो तो वो ब्रेन आप पूरा टच करते हो, लेकिन वो ब्रेन नॉर्मली फॉर्मलिन में होता है तो काफ़ी हार्ड सा हो जाता है, रबरी सा हो जाता है। इज इट पॉसिबल कि स्ट्रोक आया, हेमरेज आया, उसके बाद पैरालिसिस हुआ हाफ साइड एंड वो बाद में फुली रिकवर हो जाए? तो ऐसा नहीं कि रिकवर नहीं होते, उसमें भी एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप यंग होते हो उतनी आपकी ब्रेन की कैपेसिटी रिकवरी की ज़्यादा होती है, जितना हम ओल्डर होते हैं वो हमारी कैपेसिटी कम होती जाती है। ये जो ब्रेन ट्यूमर है, किसी को कुछ पता नहीं लग रहा, कोई सिम्टम नहीं आ रहा, किस वजह से होता है? तो ब्रेन ट्यूमर के जो सिम्टम्स या साइंस आएंगे डिपेंडिंग किस एरिया में आ रहे हैं। कुछ एरिया को हम बोलते हैं साइलेंट, मतलब इतने ऑब्वियस उनका फंक्शन हमें पता नहीं चलता। फ्रंटल एरिया है, वहाँ पे अगर ब्रेन ट्यूमर होता है इमीडिएट से नहीं पता चलेगा। सबकॉन्शियस माइंड में काफ़ी चीज़ें स्टोर होती हैं। अगर हम मेडिटेशन करें एंड काफ़ी उसको फोकस को करते जाएं तो हम पिछले जन्म का भी याद कर सकते हैं या फिर एनहांस कर सकते हैं अपने ब्रेन को। पर्पस ये है कि धीरे धीरे बाहर की डिस्टर्बेंस है वो आपने बिल्कुल खत्म कर दी। आपको सिर्फ बचा अभी मैं बोलूँ कि सब कहता मेडिटेट करते हैं, असली मेडिटेशन जब है कि आप ब्रेन को खाली कर सको। जब प्यार में होते हैं, वाइल वी आर इन लव, बहुत लोगों से मिलते हैं बट किसी की तरफ इतना अट्रैक्शन हो जाता है कि समझदार आदमी का भी दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ऐसा फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद जाकर ठीक होता है। तो क्या ब्रेन में ऐसा होता है? वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज हम बॉडी के एक ऐसे ऑर्गन के बारे में बात करेंगे जो कि सीक्रेट और पावरफुल है बहुत, जो कि है ब्रेन। उसमें हमारी पूरी लाइफ, हमारे थॉट्स उसमें स्टोर होते हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए हमारे ब्रेन में तो हमारी पूरी लाइफ हैम्पर हो जाती है। एंड उस वक्त जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भगवान का रूप लेके आते हैं हमारी लाइफ में और हेल्प करते हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर्स हैं, न्यूरोसर्जन है जो कि मैक्स हॉस्पिटल साकेत से, डॉक्टर अनुराग, वो आज हमारे साथ हैं, जो कि मोर देन 15 ईयर्स से इस एरिया में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। वेलकम डॉक्टर अनुराग। थैंक यू सर। सर आप सर्जन हैं, आयरन मैन है, ट्रायथलीट है, मैराथन है, स्विमर है, साइकिलिस्ट है। सर कोई ऐसा आपके पास सीक्रेट फॉर्मूला है जो अब इतने ज़्यादा मल्टीटास्किंग है? कुछ ऐसा है तो बताइए, कैसे आपने ऐसा ब्रेन को ट्रेन कर रखा है? कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, बट मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली कि काम के अलावा लाइफ में और चीज़ें भी होनी चाहिए। एंड ये ज़रूरी है कि हम सिर्फ काम में नहीं लगे रहें और एक अपनी हॉबी से अपने इंटरेस्ट के लिए टाइम डेडिकेट करना ज़रूरी है। और एक्चुअली काम का जो स्ट्रेस होता है उसका मेरा एस्केप है ये सब चीज़ें करना। तो कभी आयरन मैन, कभी स्विमिंग, कभी साइकिलिंग। आज सुबह मैं साइकिलिंग करके आ रहा हूँ फ्रेंड्स के साथ, तो साइकिलिंग भी हो जाती है, फ्रेंड के साथ टाइम भी हो जाता है, सुबह हमारी कॉफ़ी हो जाती है, तो एक आप मेंटली फ्रेश हो जाते हो, पूरे हफ्ते की थकान चली जाती है। तो सर ये आयरन मैन क्या है? तो आयरन मैन एक इवेंट होता है, बहुत लोग इसको सबसे बड़ा, एक दिन का सबसे बड़ा इंड्योरेंस इवेंट मानते हैं। तो इसमें आपको 3 चीज़ें करनी होती हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग। तो जो स्विमिंग होती है वो आपकी होती है 3.8 किलोमीटर्स की, और नॉर्मली सी में या लेक में, ओपन वाटर बोलते हैं उसमें। उसके बाद जाते हो साइकिलिंग करने, उसमें आपको 180 किलोमीटर साइकिलिंग करनी पड़ती है, और वो सब खत्म करने के बाद आपको एक फुल मैराथन मतलब 42 किलोमीटर्स भागना होता है। और जब आप पूरा वो कर लेते हो, बैक टू बैक होता है, और आपकी एक टाइम लिमिट होती है कि नॉर्मली 17 से 17.5 घंटे के अंदर आपको ये मैक्सिमम टाइम के अंदर ख़त्म करना है, तो वो फिर आपको आयरन मैन रेस मानते हैं उसको। ये वही है ना, मिलिंद सोमन ने भी करी है अभी? मैंने सुना अभी की है, हाँ, फुल अभी की है उसने। हाँ, काफ़ी उसके अंदर एंड्योरेंस और वो चाहिए, स्टेमिना। हाँ, स्टेमिना चाहिए, ट्रेनिंग बहुत चाहिए, टाइम लगाना पड़ता है, लेकिन कोई नॉर्मल आदमी भी कर सकता है ऐसा। अगर आप वहाँ रेस पे जाओगे तो ऐसा नहीं है कि हर कोई बहुत सुपर फिट होता है। मतलब आई थिंक सबसे जो ओल्डेस्ट आदमी ने किया कोई 80-85 ईयर्स का कोई आदमी है, वो भी कर रहे हैं। तो ये एक मेंटल वो है कि हम एज हो गए या हमारी हम फिट नहीं है। अगर आप चाहते हो तो प्रॉपर ट्रेनिंग से कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि इसमें लिमिटेशन है कि आदमी नहीं कर सकता। सर आप न्यूरो सर्जन हैं, जब फर्स्ट टाइम आपने किसी ब्रेन को लाइव अपने हाथ में लिया, टच किया, अब वो इंसान की सा पावर हाउस होता है, वो कैसा आपको उस दिन फील हुआ सबसे पहले ब्रेन को टच करने में? देखिए, सबसे पहले ब्रेन को हम टच करते हैं एमबीबीएस की स्टार्टिंग में। जब एनाटमी में पढ़ते हो तो आप ब्रेन की एनाटमी पढ़ते हो, तो वो ब्रेन आप पूरा टच करते हो, लेकिन वो ब्रेन नॉर्मली फॉर्मलिन में होता है, तो काफ़ी हार्ड सा हो जाता है, रबरी सा हो जाता है। लेकिन जब आप रियल सर्जरी करते हो तो आप ब्रेन को मतलब पहली बार देखते हो, फील करते हो, तो ब्रेन नॉर्मली बड़ा सॉफ्ट सा होता है, इतना डेलिकेट होता है कि आप उस जो नॉर्मल हमारी सक्शनिंग होती है उसको लगाओगे, उससे ब्रेन
सक हो जाता है। अच्छा। तो नॉर्मली जो ट्रॉमा वाली सर्जरी है, बड़ी सर्जरी में काफ़ी बड़ी ब्रेन के एक्सपोजर करते हो, तो ब्रेन को देखते हो तो एक मतलब है तो छोटी सी चीज़, पर इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि आज तक कोई इसको पूरा समझ नहीं पाया है। अभी मेडिकल साइंस में भी बहुत कम पता है ब्रेन के बारे में, आई थिंक। सो ब्रेन के दो काम, ब्रेन एक तो हमारा स्ट्रक्चर है कि भाई ये पार्ट ये है, ये पार्ट ये है, जो एनाटॉमी बोलते हैं हम, और एक है फंक्शन कि काम क्या है। तो वो हम धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग अब हमारी बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी किसी को पूरा नहीं पता है। आज कोई बीमारी या कोई चीज़ होती क्यों है, तो बीमारी भी देखें तो एक हो गई भाई आपको स्ट्रक्चर में बीमारी है कि ये पार्ट में पानी भर गया या हमारे यहाँ ट्यूमर हो गया। फिर एक बीमारी हो गई कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कवर्ड हो गई, जैसे हमारे दौरे पड़ते हैं, वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट मान के चलिए। अच्छा। फिर आपकी हो गई साइकेट्रिक बीमारी, जहाँ पे ना इलेक्ट्रिकल शॉर्ट वो है प्रॉब्लम है, ना आपकी ब्रेन की प्रॉब्लम है, लेकिन तभी भी आदमी को बिहेवियरल इश्यूज, साइकेट्रिक इश्यूज हो रहे हैं। वो डिफरेंट, वो केमिकल्स जो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसके उसमें डिसफंक्शन में हो रहा है। तो तीनों को कंबाइन करना बहुत मुश्किल है। लोग तो एमआरआई कर लिया जी, सब दिख जाता है हमें। एमआरआई से आप सिर्फ ब्रेन का स्ट्रक्चर देख सकते हो, और बहुत कंडीशंस में एमआरआई में ब्रेन का स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है, लेकिन आदमी नॉर्मल नहीं होता है। सही बात है। तो वो क्यों हो रहा है, वो अब हम आजकल एडवांस एमआरआईज हैं, फंक्शनल एमआरआईज हैं, फंक्शनल स्कैन्स होते हैं कि भाई फंक्शनिंग क्या हो रही है। अब वैसे पार्किंसंस बीमारी है, उसमें ब्रेन के एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल आता है, लेकिन उसमें डोपामिन लेवल गड़बड़ होने से वो पार्किंसंस हो जाता है। तो कुछ स्कैन होते हैं वो दिखाने के लिए। तो धीरे धीरे हमारी वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, और कोई 100%, अब हम ये बोल सकते हैं कि ये इस एरिया में ये काम होना चाहिए, लेकिन आप कई बार देखते हो भाई आपने कुछ ट्यूमर वहां हो गया, लेकिन आदमी ठीक है, वो काम कहीं और चला गया। बच्चों में स्पेशली होता है कई बार कि बच्चे पैदा होते हैं, एक ब्रेन डैमेज हो गया एक तरफ का। अच्छा। मान लो कई बार बच्चों को स्ट्रोक हो सकता है, माँ के अंदर ही हो गया, बच्चा नॉर्मल होगा या हल्की बच्चे को मतलब कि बहुत रेयर होता है, बट कई बार देखते हैं। होता है। हाँ, तो एक तरह का ब्रेन पूरा खत्म है, लेकिन बच्चा नॉर्मल चल रहा है, तो उस दूसरे हिसाब ने पूरा फंक्शन ले लिया। अच्छा, ऐसा भी होता है, एक साइड गई तो दूसरा जो ब्रेन बचा हुआ है, न्यूरल प्लास्टिसिटी यही होती है। अच्छा। कि जो ब्रेन चला गया, स्पेशली जब बचपन या यंग एज पे होता है, तो बाकी ब्रेन की कैपेसिटी बहुत होती है उसको रिकवर करने की। तो ऐसी इतनी डायनेमिक और इतनी अजूबी चीज है कि वो उसके लिए पूरा स्टडी करना, अब तक बहुत चीजें जो हमें भी नहीं पता। तो मैंने कहा सीक्रेट ऑर्गन है, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, हमें भी अभी पूरी तरह नहीं पता। मतलब फंक्शन सब पता है कि क्या क्या होता है, लेकिन सब फंक्शन कैसे होते हैं वो आप पहले मानते थे कि ये एरिया भाई इस काम के लिए था, तो बाद में पता नहीं इस एरिया से ये भी होता है ना। तो हर एरिया अलग अलग नहीं है। जो स्टार्टिंग में स्टडी में भी ये एरिया ये है, ये एरिया ये है, भाई सेरिबेलम होता है हमारे पीछे वाला, ये बैलेंस का है, ये हमारे हाथ पैर का है, लेकिन धीरे धीरे हमें सीखा कि सब कनेक्टेड है। तो आजकल जो हमारे उसमें नया चलता है उसको हम बोलते हैं सर्किटरी, कि सर्किट्स कैसे हैं, फाइबर्स कहाँ पे हैं, कौन सा कनेक्शन कहाँ पे जा रहा है। तो ये चीजें और अभी भी बहुत लिमिटेड है। और अब मान के चलो एक ब्रेन आपके कंप्यूटर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, नॉर्मल कंप्यूटर ज्यादा काम कर लेता है तो छोटा सा, वो कैसे करता है एग्जैक्टली किसको उसको समझना बहुत मुश्किल काम है। एडिक्शन पे बात करते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस आती हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे देश की आगे आने वाली जनरेशन है, मोबाइल देखते हैं, ऐसी वीडियोस आती है, वो बिना मोबाइल के भी ऐसे ऐसे ही कर रहे हैं। वो क्या हो जाता है उनको, और वो इतना सीरियस कंडीशन है, क्या है? देखिए, एडिक्शन जो अगर आप केमिकल पॉइंट से देखो तो बेसिकली ब्रेन को रिवॉर्ड चाहिए कि मैं ये करके मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, और हर कोई चाहता है कि मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड मिले। अगर हम कुछ काम भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ हम उसके रिवॉर्ड के लिए कर रहे हैं, तो एक डोपामिन केमिकल सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो हमारा रिवॉर्ड केमिकल होता है। तो चाहे किसी तरह का एडिक्शन हो, चाहे आपका ड्रग्स का हो, चाहे आपका इसका हो, मोबाइल स्क्रीन का हो, या किसी और चीज़ का, तो वो डोपामिन सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है, डोपामिन रिलीज होता है, हमें अच्छा लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हम इसके यूज्ड हो जाते हैं, तो हमें और चाहिए होता है, फिर तो हम डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। भाई कोई चीज़ से आप धीरे डिसेंसिटाइज हो जाते हो। डोपामिन क्या काम करता है? तो डोपामिन हमारा रिवॉर्ड केमिकल है, तो ब्रेन को एक खुशी देता है कि रिवॉर्ड देता है, वो अच्छा, एक अच्छी फीलिंग आती है। तो अब हर चीज़ क्यों करते हो? अच्छी फीलिंग के लिए। तो हर एडिक्शन का एक पार्ट है कि वो अच्छी फीलिंग आना। ठीक है। तो अब वो स्क्रीन टाइम से बच्चों को आता है, फिर उसका एंटिसिपेशन होता है कि भाई मैं ये अभी मैं रील देखूं, उसमें कुछ अच्छा दिखेगा। पहले आप एक रील, दो रील, फिर आप उसको बोर आते हो, फिर फट 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 चेंज करते रहते हो और देखते रहते हो, जिससे कि आपको रिवॉर्ड और मिलता रहे। उसकी वजह से अब अटेंशन स्पैन बहुत छोटे हो गए। आज हमारा भी आप देखो, पहले हम आधा एक घंटा आराम से किताब या कुछ चीज देख सकते, मतलब आज मैं देखता हूँ कोई सीरियल आता है, अगर वो 5 मिनट में इंटरेस्टिंग नहीं लगा, बहुत लाइकली कि आप उसको
चेंज कर लोगे, है ना। नहीं तो ज़्यादातर मूवी देखो स्टार्टिंग में स्टोरी बिल्डअप होती है, टाइम लगता है, लेकिन अटेंशन स्पैन ही नहीं है। हम सबको इतना छोटा हो गया। सही बात है। अगर हम अब जब छोटे थे तो क्या कितने ऑप्शन थे, इस चीज में हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने का वो कैपेसिटी कम होती है। दूरदर्शन पे जो आया आपको देखना है भाई, एक चैनल था जो आ रहा है, उसको वही ऑप्शन आप पे, तो आप चेंज थोड़ी करते थे। फिर जब चेंज होने लगे तो तड़ता आप चेंज कर, तो फिर कुछ नहीं मिलता। बट वो क्या होता है बच्चों के दिमाग में कि वो उसके बाद भी वो उनका माइंड वो नहीं कर पा रहा, ब्रेन ब्रेन डेवलप कर रहा है बच्चों का, फॉर्मुलेट नहीं हुआ, तो ये फिर एबनॉर्मल सर्किटरी बन जाती है। कुछ बच्चों में एबनॉर्मल मूवमेंट्स से बन जाते हैं, टिक्स आ जाते हैं, क्योंकि वो जो रैपिड मूवमेंट्स हैं वो ब्रेन की पूरी वायरिंग को अफेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसमें क्या करना होता है? देखिए ट्रीटमेंट तो ये है कि इसको स्क्रीन टाइम लिमिट करना। अब तो बहुत सारी कंट्रीज ने रूल बना दिए हैं कि एक एज के नीचे बच्चे को स्क्रीन टाइम मिलना ही नहीं है। नए बच्चों को बहुत इन्वेस्टमेंट तो इसको हम कैसे मैनेज करें? हम अपने बच्चों को, जैसे आजकल पढ़ाई वगैरह भी मोबाइल पे ही होती है, तो हम कैसे लिमिट करें, क्या करें? टाइम नॉट नेसेसरी कि सिर्फ मोबाइल टाइम है, मतलब स्क्रीन टाइम से मतलब हमारा जो सोशल मीडिया टाइम है। अगर आज देखा जाए तो आई थिंक ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज ने 15-16 साल की एज लिमिट कर दी है फॉर सोशल मीडिया के लिए। बच्चे उसके नीचे अलाउड नहीं है, और स्क्रीन टाइम लिमिटेड रखें। थोड़ा हमें भी इंकरेज करना चाहिए। जैसे मैं भी देखता हूँ, अगर आपने किताब पढ़ूँ उसकी मेरी रिकॉल कहीं बेटर है, बल्कि स्टडीज भी बोलती हैं, और वही चीज़ आप स्क्रीन पे पढ़ो आपकी रिकॉल उतनी अच्छी नहीं होती है, आप जल्दी भूल जाते हो, क्योंकि आपको याद हो किताब में मैंने वहाँ पे पढ़ा, ये चीज़ वहाँ पे। बट मैंने तो सुना था पिक्चर मेमोरी होती है, मतलब स्क्रीन में देखने से जल्दी याद होता है, और ऐसा कुछ? खुद भी सोचो, अगर जो तुम किताब पढ़ते हो आज अपने काम में, तुम्हें फाइल देखी जो पेपर पे लिखा हुआ है, और वही तुम्हें चीज मोबाइल पे दिखा गया, क्या याद रहता है तुम्हें? पेपर वाला तुम्हें याद है कि पेपर वहाँ पे था, उसके बाद ऐसे आया वहाँ पे है। तो वो स्टडीज भी हैं कि जो हम बुक्स में पढ़ते हैं या पेपर्स में देखते हैं, उसकी हमारी मेमोरी इज बेटर देन जो हम, क्योंकि स्क्रीन तो वही है, उसका कोई और, वो तो उसी स्क्रीन पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है। कितनी लिमिट रखनी चाहिए बच्चों की? कि आते तो छोटे बच्चे घंटे भर के बोलते हैं मैक्सिमम, छोटे बच्चों में अवॉइड करना चाहिए और इंकरेज करना चाहिए कि बाहर खेलें। अब क्या होता है, अभी कुछ करने को नहीं है, तुम टीवी देख लो, लैपटॉप देख लो, यूट्यूब देख लो, और उसमें भी क्या होता है, एक वीडियो पसंद आई, नेक्स्ट थर्ड, और वो देखो ना कितना जल्दी चेंज करते हैं। तो जितना लिमिट कर सके उतना अच्छा है। और बाकी अब तो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में बच्चों को 1 घंटे का लिमिट कर दे, कि मतलब जितना मिनिमाइज कर सके। देखिए कई बार प्रैक्टिकल भी नहीं होता, हमारा भी होता है। अब कोई बाहर जा रहे हो, बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, तो कब दे दो भाई, चल तू मोबाइल पे खेले, क्या कर सकते हो, है ना। अब वो प्रैक्टिकलिटी नहीं है ना। अब कहीं शादी पार्टी में गए हो, बच्चा बोर हो रहा है, वो तो बोलोगे नहीं भाई जाके हंगामा करो, तो भाई शांत बैठा देते हो। तो प्रैक्टिकली इतना लिमिट करें उतना ब्रेन के लिए, डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। जितनी फिजिकल एक्टिविटीज करें, जितना और चीजें करें, वो हमेशा ब्रेन के लिए अच्छा है। सर आजकल स्लीपिंग डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंसोम्निया, मैंने खुद देखा है पर्सनली। हम ऑफिस से आते हैं, कई बार थके भी होते हैं, उसके बावजूद नींद नहीं आती, रात भर बैठे रहते हैं। ये क्यों हो रहा है एंड बहुत ये बढ़ता जा रहा है? आई थिंक मेरे ख्याल से एक तो स्ट्रेस है ना, हम माइंड को ऑफ नहीं कर पाते। हमारा माइंड हमेशा ऑन रहता है। चलो आप ऑफिस से थके भी आए, लेकिन सोच तो ऑफिस के बारे में रहे हो, ये हुआ ऐसे हुआ, ये कल ऐसे हो जाएगा, कल मुझे बॉस को रिपोर्ट देनी है, कल मुझे एक काम करना है। तो आप कभी को एक डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में भी आपका काम कभी बंद नहीं होता। ये नहीं कि आप घर आ गए तो आप पे फोन नहीं आ रहे, आप पे फोन भी आ रही है, आपको ईमेल भी आ रहे हैं, आपको लोग पूछ भी रहे हैं, है ना। ये नहीं हुआ सर, ये प्रॉब्लम फंसी हुई है। आजकल वो कल्चर नहीं है कि इतने बजे के बाद आपको कोई लिमिट नहीं है। वो लिमिट आपको, जैसे हमारे भी होता है एज ए डॉक्टर, कई बार पेशेंट में नंबर होते हैं, फोन आते हैं, तो मैं नॉर्मली 8-9 बजे नहीं उठाता, है ना। इमरजेंसी कुछ है, इमरजेंसी में कर भी क्या लूंगा, हॉस्पिटल जाना है। तो एक पॉइंट पे आपको लाइन खींचना जरूरी है कि भाई यहाँ पे काम खत्म होता है, यहाँ पे मेरी बाकी जिंदगी शुरू होती है ना। नहीं तो आप कभी कट ऑफ नहीं होते हो। आप ऑफ कब हो रहे हो, आप ब्रेन को ऑफ कब कर रहे हो। दूसरा है कि साथ में कुछ और इंटरेस्ट होने जरूरी है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे, वहां पे हर कोई अपना काम, वहां बड़े स्ट्रिक्ट है। वहां पे कई कंट्रीज के रूल है कि आप इस टाइम के बाद अपने एम्प्लॉय को मेल नहीं कर सकते हो। जो ऑफिस टाइम खत्म हो गया, यू नॉट लीगली नॉट अलाउड टू मेल देम, कि आप मेल पे उनको परेशान नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिकली सोचो, कितने काम ऐसे हैं अगर आप पे उस वक्त काम नहीं होते हैं, वो काम से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, या तो वो काम अपने आप सॉल्व हो जाता है, या अपने आप नेक्स्ट डे हो सकता है ना। मेजॉरिटी काम ऐसे होते हैं। कोई 90% कामों में कोई इमरजेंसी नहीं होती है कि मुझे अभी करना, लेकिन क्योंकि सबको पता है प्रॉब्लम है, फोन उठाया, सर ये नहीं हो रहा, बताओ कैसे, क्या करना है। लेकिन अगर वो उसने फोन नहीं किया होता, या तो उसको सॉल्व कर लेता, या वो कल हो जाता। कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो किसी को टाइम लिमिट की वो रिस्पेक्ट नहीं है, पर्सनल स्पेस की जो रिस्पेक्ट होती है वो हमारे देश में बहुत
मिसिंग है। तो आप ऑफ कब हो रहे हो? आप 8 बजे से अच्छा थके थकाए दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक थकते थकते पहुंचे, थोड़ा टाइम आपने स्पेंड किया टीवी, आप जाके सोने चले गए। तो फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादातर लोगों की बिल्कुल जीरो है, पे हमें टाइम ही नहीं है, ट्रैफिक की वजह से टाइम नहीं है, घर आए एक्सरसाइज कब करेंगे? हाँ, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फिजिकल फटीग नहीं होता। फिजिकली आप जब करते हो तो आपको केमिकल्स, पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं, आप फिजिकली टायर्ड होते हो, आपकी अपनी आप स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। आप टिपिकली घर आए, खाना खाया, टीवी देखते रहे या स्क्रीन पे देखते रहे, तो वो भी आपको ब्रेन को स्टिमुलेट करता जा रहा है, तो आपकी स्लीप की साइकिल वहाँ पे भी डिस्टर्ब हो रही है। तो अगर हम देखा जाए तो ये चीज़ें हमने कंपार्टमेंटाइज अपने लाइफ को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करना जरूरी है। भाई ये काम हमारा काम का है, ये टाइम हमारा है। बेटर डिसिप्लिन रखें कि इतने बजे का काम के बाद पर्सनल टाइम है, अपना मी टाइम होना बहुत जरूरी है। और मी टाइम का मतलब ये नहीं कि टीवी देखो या सोशल मीडिया देखो, वॉक कर लो या रिलैक्स करो या ब्रेन को शांत करो, कुछ कर लो, बट आपका अपना टाइम निकालना जरूरी है जहाँ पे आप बाकी चीजों से दूर हो। भले वो एवरीडे नहीं हो सकता, हर दिन नहीं हो सकता, लेकिन एक प्रैक्टिस बनेगी, अपने आप उसको आप फॉलो करोगे। सर ड्रग्स की एडिक्शन होती है, ऐसा एडिक्शन हो जाता है उनका ब्रेन, मैंने देखा है विड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं, वो होते हैं, उनका ब्रेन काबू में ही नहीं रहता। ऐसे क्या चेंजेस आ जाते हैं ड्रग्स लेने से ब्रेन? देखो ड्रग्स में दोनों होते हैं, फिजिकल और मेंटल एडिक्शन दोनों होता है। तो फिजिकल डिपेंडिंग ऑन ड्रग डिफरेंट हो सकता है, अल्कोहल है, अदर ड्रग्स हैं, हार्डर ड्रग्स हैं, और केमिकल जैसे मैं बताया वही सेम डोपामिन फिर आता है, वो डोपामिन को रिलीज करता है, वो हमें पॉजिटिव फील करता है। जैसे जैसे ब्रेन उसको यूज्ड टू होता जाता है, उसको और हायर डोज चाहिए होती है इफेक्ट होने के लिए, और फिर वो क्रेविंग आती है। जब ड्रग एडिक्शन जब आपने नहीं ली तो क्रेविंग शुरू हो जाती है, और उसके वजह से फिर डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ ड्रग डिफरेंट रिस्पॉन्स आते रहते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी ये हार्मोन्स का चक्कर होता है, उसको हाई मिलता है? मतलब हार्मोन्स नहीं बोलेंगे इनको, हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स कि जो ब्रेन की सिग्नलिंग होती है वो आपकी होती है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू और केमिकल्स के थ्रू, राइट। तो केमिकल्स वाले उसमें डोपामिन आता है, तो आपको बॉडी को वही रिवॉर्ड मिल रहा है उससे, जो आपको डोपामिन रिलीज हो रहा है, बहुत हाई लेवल पे रिलीज हो रहा है, तो आपको वो रश अच्छा लगता है। अच्छा, वो अच्छी फीलिंग आती है और फिर वो बढ़ती जाती है। धीरे धीरे आपको और चाहिए। कोई भी एडिक्शन में आदमी छोटे से शुरू करता है, धीरे धीरे उसका वो, अब जैसे हम अल्कोहल की बात करें, थोड़ा पीता है, फिर वो यूज्ड हो जाता है, फिर और पीता है, फिर और पीता है, और पीता है, तो फिर वो आपको उसके बाद फिर फिजिकल डिपेंडेंस हो जाती है, जो बॉडी ही आपको क्रेव करती है। अच्छा, फिर नहीं मिलता तो वो फिजिकली रिएक्ट करती है। अच्छा, वो फिजिकल डिपेंडेंस हो जाती है कि बॉडी आपको एक फिजिकल वो चाहिए उसके लिए। अच्छा फील ब्रेन की वजह से होता है, देन वो फिजिकल उसमें विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। हाँ, छोड़ देता है कम से उसमें। तो मैं मानता हूँ कि हर सोसाइटी में, हर जगह एक सोसाइटी में एक एस्केप करने के लिए आदमी को कुछ चाहिए होता है। भाई नॉर्मल लाइफ से सालों से, मतलब आप 100 साल पहले भी देख लो, काम है, प्रॉब्लम्स हैं, तो हर कोई चाहता है कि किसी तरह से मैं चीज़ों से एस्केप कर सकूं, थोड़े टाइम पे मैं भूल सकूं। तो वहीं पे वो सब एडिक्शन स्टार्ट होता है। जब जहाँ कंट्रीज में अल्कोहल बैंड है वहाँ स्मोकिंग ज़्यादा है, जहाँ पे स्मोकिंग बैंड है वहाँ अल्कोहल ज़्यादा है, या और ड्रग्स ज़्यादा है, तो हर जगह एक वो एस्केप होता है। तो सबसे इजी एस्केप आदमी को हमेशा कोई ड्रग सब्सटेंस लगता है कि भाई ये मैंने पी लिया या खा लिया, मैं फ्री हो गया। सबसे इजी तरीका वो होता है। बाकी अगर हम देखा जाए, जो बात की भाई अपना टाइम देना, मी टाइम, एक्सरसाइज करना, उसमें थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन वो भी एक तरह से एस्केप ही है। वो भी एक तरह का, वो चूज कर लो, हेल्दी वे चूज, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो एकदम आपको अल्कोहल पीनी है, आपने बोतल खोली, कहीं बैठ के पी जाओगे, घर पे बैठ के पी लोगे, उसमें कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ी। तो ये चीजें आपको बेसिकली एस्केप पाथ होती हैं अपने लाइफ के स्ट्रेस से। गोल ये स्ट्रेस रिलीव करना है। अब आप उसको हेल्दी हैबिट से करो या अनहेल्दी से करो, दैट इज यू। इवन एक्सरसाइज भी सेम करता है। एक्सरसाइज से भी वही केमिकल रिलीज होते हैं जो आपके बहुत सारे ड्रग्स से रिलीज होते हैं, सेम पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं, राइट। लेकिन वो आपको एक अलग तरह से है। मैं सोचा अब्रॉड में तो जैसे अगर डिप्रेशन वगैरह हो तो उसको पहले इनिशियली जिम वगैरह के लिए प्रिस्क्राइब किया। एनएचएस में गाइडलाइन में है, डिप्रेशन का फर्स्ट ट्रीटमेंट इज एक्सरसाइज। पॉजिटिव आपको होता है, जो रेगुलर करते हैं बताएंगे, जितने नहीं करते वो इरिटेबल रहते हैं, या मैंने की नहीं आज, है ना, वो मुझे करना है क्योंकि वो पॉजिटिव फीलिंग आती है आपको। वो भी एक तरह का एक बहुत अच्छा फील होता है। हाँ, एक पॉजिटिव एडिक्शन बोल लो, इससे अच्छी चीज है। तो बेसिकली सबसे इजी निकलने का तरीका है कि हमने कुछ पी लिया, खा लिया, उसी जगह सिगरेट पी ली, कितना मुश्किल काम है ना, कुछ पूरी मेहनत करनी है। तो सर मैंने एक मूवी में देखा था कि ड्रग्स लेने के बाद उसका ब्रेन एनहेंस हो जाता है और पावर्स आ जाती हैं, कुछ ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, तो इनहांस नहीं होता। कुछ ड्रग्स स्पेशली कुछ हैलुसिनेटिक होती हैं जो आपको हैलुसिनेशंस देते हैं। तो मे बी एज अ आर्टिस्ट यू फील कि मेरा ब्रेन और ओपन हो गया, मेरी थिंकिंग और वाइड हो गई है, ऐसा कुछ हो गया है। या कुछ ड्रग्स होती हैं जो आपको फोकस करने में हेल्प करती हैं, बाकी चीज़ें
कट आउट कर देती हैं। एक्स्ट्रा थॉट्स। और कुछ ड्रग्स हैं जैसे एम्फेटामिन कैटेगरीज की, जो आपको अगर आप बहुत ड्राउजी हैं, स्लीपी हैं, थके हुए हैं, तो उसमें आपको अवेक अलर्ट कर सकती हैं। तो लेकिन आपको कोई सुपर पावर नहीं दे देगा। अच्छा। कि भाई आप आज मैं नॉर्मल आदमी से आइंस्टाइन बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, इतने डिस्ट्रैक्शन होते हैं कि आप फोकस नहीं कर पाते हो, तो वहाँ पे हेल्प कर सकता है। और स्पेशली जो आर्टिस्टिक साइड में होता है, बोलते हैं कि जो कई बार हेलुसिनेशन या एक थिंकिंग आपकी बियॉन्ड नॉर्मल होती है, उसमें देन बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे रहे हैं, स्पेशली म्यूजिक साइड में, सब में, जो अपना काफी आर्टिस्टिक वर्क उसी के साथ करते थे। सर पॉर्न एडिक्शन होता है लोगों में बहुत ज़्यादा, तो उसका भी यही कारण है, डोपामिन उसके पीछे वो है। वही डोपामिन सबसे बड़ा वो है, हमें रिवॉर्ड चाहिए ब्रेन को, हमें पॉजिटिव फीलिंग होती है। दूसरा थोड़ा आई थिंक हमारे कंट्री में सेक्सुअल एजुकेशन का काफी लैक है, कहीं बात ही नहीं होती। जी है ना। बाकी बहुत कंट्रीज में स्कूल से ही एक एजुकेशन दी जाती है, राइट एंड रॉन्ग, है ना। यहाँ तो एक टबू टॉपिक है, कोई बात ही नहीं करता, तो फिर आदमी कहाँ से सीखता है। अब उसको एजुकेशन नहीं, ऑब्वियसली वो गलत उसको एजुकेशन मिलेगी आसपास से, वो है। दूसरा है कि हमारे यहाँ बहुत रिस्ट्रिक्शन है। मैं तो मानता हूँ कि जो चीज़ मना है वो काम पहले करना होता है। भाई हमने भी बचपन में जो चीज़ माँ बाप ने बोला ये नहीं करना है, सबसे पहले वो करना है। मना क्यों किया, ये करके देखते हैं। हाँ, क्यों भाई क्या है इसमें, बाकी लोग कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करेंगे ना। तो वही चीज़ अगर आप नॉर्मलाइज करते हो कि भाई उसको सिखाते हो कि ये सही गलत क्या है, रादर देन बैन करने से। जी। तो आज हमारे बहुत लिमिटेशन है, लेकिन कमी तो है नहीं। मीडिया पे, नेट पे, आदि सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ऐसी वो कम तो है नहीं उससे, क्योंकि वो हर जगह इतना बैन कर रखा है। उसको हम रेगुलेट करें, उसको हम स्टार्टिंग से बताएं भी सही क्या है, गलत क्या है, तो आई थिंक दैट इज बेटर देन सेइंग कि आउटराइट बैन कर रखा है। और जो चीज़ मिल नहीं रही, मुश्किल से मिलती है, उसकी हमेशा क्रेविंग ज़्यादा होती है। नॉर्मल देगा तो उसको लगेगा हाँ वही कोई नॉर्मल है, बड़ी चीज़ क्या है इसमें। हाँ सर, काफ़ी सारी सेक्सुअल फेटिशेस है, जैसे फूड फेटिश है, या एक बार मैं डिस्कवरी पे देख रहा था, कईयों को बिल्डिंग्स से हो जाता है सेक्सुअल एडिक्शन, गाड़ी से हो जाता है, बाइक से हो जाता है। ऐसा क्या उनके ब्रेन में क्या वो होता है कि उनको, मतलब होते तो नॉर्मल है, ये कोई डिजीज़ है या क्या है इसके अंदर? देखो, जहाँ तक मुझे पता है डिजीज़ तो नहीं बोलते। मैं तो ऐसे मानूंगा कि जैसे आपको खाने का है, मैं खाने की बात करें तो कई बार एक जगह से आपको एक खाने की, जैसे घर गए, खाने का एक अलग स्वाद होता है। वही दाल चावल आप घर पे मम्मी का खाओगे तो इसका एक अलग, तो एक वो आपको मेमोरीज बन गई कि ये पॉजिटिव मेमोरी के साथ कनेक्टेड है। तो फेटिश का भी बेसिकली आपका जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट है वो एक पर्टिकुलर चीज से वो कनेक्ट हो गया कि ये मुझसे, इसके साथ मुझे मिलता है। तो कैसे, क्या न्यूरोलॉजिकल साइंस है? नहीं, न्यूरोलॉजिकल साइंस उसको बीमारी भी नहीं मानेंगे अनलेस कि बहुत ज्यादा हो जाए कि आप उसके चक्कर में कुछ गलत काम कर रहे हो। नॉर्मल लोगों से तो अलग है ना, जैसे नॉर्मल लोगों को किसी ह्यूमन बीइंग की तरफ अट्रैक्शन होता है, उनको नॉन लिविंग की तरफ हो रहा है। तो कहीं उनकी उसमें, कहीं सेक्सुअल उसमें कि उसके साथ वो अट्रैक्शन कनेक्टेड था भाई, उस जगह पे जाके कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ या कुछ हुआ। अच्छा। तो चीजें कनेक्टेड थी, तो वो अब सेक्सुअल उससे कनेक्ट हो गया। तो वो साइकोलॉजिकल है या साइकोलॉजिकल है? साइकोलॉजिकल। अच्छा। हाँ, तो आई गेस उसमें जैसे एडिक्शन जैसे हो सकता है, साइकोलॉजिकली हुआ उसमें। अच्छा, वो साइकोलॉजिकल। लेकिन हमारा जैसे वो क्योंकि सेक्सुअल हो गया तो फेटिश बोल गया इसको, लेकिन वही चीज हमें साइकोलॉजिकल हर चीज से होता है। उसके पीछे कुछ हमारा ब्रेन रिलेटेड रीजन नहीं है कोई इसमें स्ट्रक्चरल? मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी कि जैसे उसका जो ब्रेन में जो सेक्सुअल सेंटर है वो उस सेंटर से कनेक्टेड, मतलब ओवरलैप हो जाता है, कुछ ऐसा नहीं। आप थ्योरी है मतलब? नहीं, देखो तभी बोल रहा हूँ, इसको तुम सेक्स से दूर रखो, सेक्स की बात नहीं करो। जी। आज हम एक जगह से पॉजिटिव एक्सपीरियंस की बात करें कि आपको किसी खाने से, किसी चीज से बहुत अच्छा लगा, तो बार बार वो खाना आपको उसके साथ अच्छा लगता है, मतलब आप उस जगह पे जाके खाना चाहते हो, या जगह आपको अच्छी लगती है क्योंकि उस जगह से आपको एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस कनेक्ट हो गया। ठीक है। तो जैसे वहाँ पहुंचते हो आपको ये अच्छा लगता है कि वो यहाँ से मेरा, टिपिकली हमारा घर है जहाँ पर बड़े हुए, अगर आपका चाइल्डहुड अच्छा रहा है तो आपको एक पॉजिटिव मेमोरीज होती हैं, आप हमेशा वहाँ खुश होते हो। तो उसी तरह ये, तो उसका कोई रीजन तो है नहीं, घर तो घर है, कमरा तो कमरा है, लेकिन आपको उस जगह से पॉजिटिव फीडबैक कनेक्टेड है। तो स्पेशली सेम जब सेक्सुअल उससे कनेक्ट हो जाता है, और वो कुछ लोगों में बहुत ही एबनॉर्मल नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही अजीब सी चीज हो या हमें लगता भी है तो एबनॉर्मल है, वो उसको वहां कनेक्ट हुआ किसी कारण से, तो वो फिर वो ब्रेन में कहीं कनेक्शन हो गया उसका, एक मेमोरी फॉर्म होगी, ये और ये दोनों मेमोरी हमारे साथ एक हमेशा अच्छी मेमोरी देते हैं। तो जो मैं पढ़ रहा था कि फेटिश तभी एबनॉर्मल बोलते हैं कि जब उसके वजह से आदमी इलीगल चीजें करें या उसे इतना ज्यादा ऑब्सेस हो जाए कि कुछ गलत कर ना सके, अदरवाइज कोई इसको वो नहीं। अगर साइकोलॉजिकल रीजन है तो ट्रीटेबल भी होगा फिर वो? हाँ, ट्रीटेबल तो है, अगर उसको ऑब्वियसली ट्रीट कर सकते हैं उसमें। जब प्यार में होते हैं, वाइल वी आर इन लव, बहुत लोगों से मिलते हैं, बट किसी की तरफ इतना अट्रैक्शन हो जाता है कि समझदार आदमी का भी दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ऐसा फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद जाकर ठीक होता है,
तो क्या ब्रेन में ऐसा होता है माइनोलॉजिकल पॉइंट उसमें? वही डोपामिन रीजन है। डोपामिन रिलीज होता है एकदम से, किसी को आपको पसंद आया, रिलीज हुआ, आप सब कुछ भूल गए क्योंकि वो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो धीरे धीरे जैसे आप यूज्ड टू होते हो, आपको वो डोपामिन प्रोडक्शन वो रिलीज होना कम हो जाता है, आप यूज्ड टू हो जाते हो, फिर आपको दिमाग फिर और चीज़ें सोचता है। आज हमें कुछ काम करने से बहुत खुशी होती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं ना, हमें यही करना है बस क्योंकि मुझे मजा आ रहा है करने में, भले वो सही है गलत है। कोई ऐसा दिल का कारण नहीं है कि तो डोपामिन वन ऑफ द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ऑब्वियसली और ट्रांसमीटर्स भी होंगे, बट सबसे मेजर उसमें डोपामिन। तो बेसिकली एक पॉजिटिव केमिकल रिलीज हुआ, एक ब्रेन को रिवॉर्ड मिला। हर चीज हम रिवॉर्ड के लिए करते हैं। देखिए आज हम ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं तो हमारा रिवॉर्ड है कि भाई लोग देखेंगे, है ना। तो अगर आज जो आपने वीडियो डाली, आप जब भी आप एंटिसिपेट करते हो कि अब ये व्यूज कितने बढ़े, रोज कितने बढ़े, दैट इज योर पॉजिटिव रिवॉर्ड, राइट। किसी को बहुत होता है, किसी को अंतर नहीं पड़ता। जी। तो हर किसी की वो एक डिफरेंस जो है, तो मैं अब नॉर्मल नहीं बोलूंगा, मैं तो सबको बोलता हूँ कि भाई सबकी नाक, किसी की नाक सीधी नहीं होती, काम तो करती है ना। बहुत रेयरली होता है कि आपको नाक की सर्जरी करानी पड़े। जी। तो ह्यूमन बॉडी में हर कोई एक दूसरे का मिरर कॉपी नहीं है, बट ये वेरिएशन हमारे सभी के अंदर है। चॉकलेट से भी सेम इफेक्ट होता है? पॉजिटिव कोई सेम फीलिंग देता है, सेम फीलिंग देता है, जो कि प्यार में जो हार्मोन्स होते हैं सेम, मैंने सुना है उसमें सेम फीलिंग देता है, सेम रिलीज होता है। तो अगर आप बहुत दिन खाओ तो आप बोरे आते हो, और जब बहुत दिनों बाद खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर किसी को सामने वाले को भी अप्रोच करना है, सेम फीलिंग देनी है, उसको भी सेम हमारी वाली सिचुएशन है, तो चॉकलेट देना बेनिफिशियल है? मतलब उसको पटाना है तो ठीक है, काम करेगा। अच्छा सर, सर्वाइकल एंड स्पाइन रेडिकुलैरिटी के बारे में बात करते हैं। हम ऑफिस में बैठते हैं, गलत पोस्चर होता है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो जाती है या डिस्क प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या सिम्टम होते हैं? कब ये होता है कि ये सर्जरी की तरफ जा रहा है? देखो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि सर्वाइकल जो हम बोलते हैं ना, सबसे कॉमन वर्ड है सर्वाइकल, हल्का स्पॉन्डिलोसिस हो गई मुझे। स्पॉन्डिलोसिस कोई बीमारी नहीं है। अगर उस वर्ड का मीनिंग देखें, स्पॉन्डी मीन स्पाइन, लोसिस मीन डिजेनरेशन। तो मैं कहता हूँ जो आपकी स्पाइन जिस दिन आप पैदा हुए तब से आपके पास है, और आप रोज यूज कर रहे हो, तो उसमें वेयर एंड टियर तो होगा, जी, है ना। ये तो है नहीं कि वो पिस्टाइन वो परफेक्ट रहेगी, तो वो स्पॉन्डिलोसिस है, विच इज नॉट अ बीमारी। कोई भी मेडिकल टर्म में स्पॉन्डिलोसिस इज नॉट अ बीमारी, इट इज जस्ट अ टर्म टू से कि जो डिजेनरेटिव चेंजेस हैं जो एज के साथ, यूज के साथ आते हैं, वो दिखते हैं हमें। अनफॉर्चुनेटली हम हर पेन को डिस्क से कनेक्ट करते हैं कि भाई हमें गर्दन में या पीठ में दर्द हो रहा है, हमें डिस्क खराब हो गई, क्योंकि क्या होता है, एमआरआई होता है, एमआरआई में लिखा होगा डिस्क बल्ज सीन, जी हमें डिस्क बल्ज हो गया। आपका ज्यादातर पेन डिस्क से नहीं आते हैं, है ना, डिस्क के पेन बहुत कम आते हैं। आपके जो अगर हम नेक या बैक की बात करें, मतलब जैसे टिपिकली 30-40 डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ से पेन जनरेट हो सकता है ना। मसल से हो सकता है, हमारे लिगामेंट से हो सकता है, हमारे जॉइंट से हो सकता है, हमारे टिश्यू से हो सकता है, और भी बहुत चीजें हैं जो हमें पेन वहां पे कर सकती हैं। तो हर पेन डिस्क की वजह से नहीं है, बल्कि बहुत कम पेन डिस्क की वजह से। तो ये क्या है कि आजकल हमारे एमआरआई आराम से आता है, थोड़ा पेन हुआ, एमआरआई कराया, एमआरआई में रिपोर्ट आ गया डिस्क बल्ज सीन, जी मुझे डिस्क हो गई। तो हर किसी, आज मेरा एमआरआई होगा, तुम्हारा होगा, उसमें बल्ज दिखाई देगा। भाई 40 साल के हो गए, 45 साल से वही स्पाइन यूज कर रहे हैं, तो उसमें चेंजेस तो आएंगे। और रेडियोलॉजिस्ट जो है वो एक नॉर्मल एमआरआई से जो वेरिएशन है उसको रिपोर्ट करता है, उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो हमें डिसाइड करना जरूरी है। जस्ट बिकॉज हमें बल्ज दिखाई दे रहा है डजंट मीन कि हमें स्पाइन की प्रॉब्लम है। सो इज इट पॉसिबल कि एमआरआई में फाइंडिंग्स आए हैं, डिस्क बल्ज दिखे एंड उसको कोई प्रॉब्लम ना हो? मेजॉरिटी में ये होता है, मेजॉरिटी में डिस्क बल्ज तो हर किसी को उसमें दिख सकता है। डिस्क बल्ज क्या होता है, अगर मेरी बॉडी बोन ये है, बीच में डिस्क है, वो लाइन में होनी चाहिए, हल्का सा बाहर आ गया डिस्क बल्ज है, डजंट मीन कि अब नॉर्मल है, डजंट मीन उसे प्रॉब्लम हो रही है। तो डिस्क बल्ज तो हर किसी के एमआरआई में दिख जाएगा, तो इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन डिस्क के सिम्टम्स क्या है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो तभी बोल रहा हूँ कि ज्यादातर नेक पेन, बैक पेन हमारा मैकेनिकल होता है, डिस्क की वजह से नहीं होता वो, और सबसे कॉमन कॉज मस्कुलर होता है। और एमआरआई वो सब मस्कुलर कॉज देखने के लिए बहुत ही पुअर मोडालिटीज हैं, तो वो क्लिनिकल डायग्नोसिस ज्यादा होती है कि हम एमआरआई करके इस मसल में यहाँ पे चोट लगी है देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अगर डिस्क बल्ज नर्व को कंप्रेस कर रहा है एंड पूरी टांग में पेन आ रहा है, तो वो तो उसको हम बोलते हैं रेडिकुलर पेन। तो बेसिकली हमारे गर्दन में हमारे हाथों की नस जा रही है, और गर्दन में हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी होती है, और पैरों में हमारे पैरों की नस जा रही है। तो अगर डिस्क बल्ज उनको प्रेस कर रहा है और हमें पेन हाथ में जा रहा है, या हमारे पैर में शूटिंग जो हम शाटिका बोलते हैं कॉमन टर्म्स में, या हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेशर की वजह से हाथ पैर में प्रॉब्लम कंप्रेशन आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम फिर डिस्क की है। और एक्चुअली वही जब से डिस्क प्रॉब्लम हुई है, जब हम सर्जरी की बात करें, भी सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है, जी। तो
3 इंडिकेशन हमेशा से रहे, उसके बाद कोई इंडिकेशन नहीं है। पहला होता है आदमी को बहुत वीकनेस आना, मतलब हाथ पैर कमजोर हो रहे हैं, या स्पाइन लोअर डिस्क में ब्लैडर, हम बोलते हैं कॉर्डिक वाना बोलते हैं, जहाँ पे पेशाब की या पॉटी की कंट्रोल खत्म हो जाना, मतलब इतना प्रेशर हो गया कि हमसे वो नस कमजोर होगी। ओके। तो वो तो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, उसमें तो जल्द से जल्द सर्जरी होनी चाहिए। दूसरा होता है हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, मतलब समय के साथ हमारी कमजोरी बढ़ते जाना, भाई हमारा पंजा कमजोर होता जा रहा है, हमारे पैर में कमजोरी आती जा रही है, या हमारे हाथ में कमजोरी आती जा रही है, तो उस केस में भी सर्जरी करनी होती है। और तीसरा है पेन। अब पेन सबसे कंट्रोवर्शियल है, तो ज़्यादातर जो हमारी गाइडलाइंस होती हैं उसमें 6 वीक्स टू 2 मंथ्स 3 मंथ्स कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मतलब उसमें आपने एक्सरसाइज की, फिजियो की, दवाइयाँ की, उससे ज़्यादातर लोग में ठीक हो जाता है। तो वो टाइम इसलिए देते हैं कि एक तो कई बार डिस्क अपने आप, डिस्क में फ्लूइड वाटर होता है, तो वो डिहाइड्रेट हो जाती है, तो अपने आप नर्व कई बार फ्री हो जाती है, या डिस्क अपने आप वापस सड़क जाती है, शिफ्ट हो जाती है, आपका पेन चला जाता है। या फिर कोई और कारण से पेन हो, आपकी मसल में कुछ हो गया है, आपके जॉइंट से पेन आ रहा है, तो नॉर्मली इस टाइम में वो चीज़ें अपने आप सेटल हो जाती हैं। अगर उसके बाद भी सेटल नहीं हो रही है, आपका पेन परसिस्ट कर रहा है, इतना ज़्यादा है कि आपकी नॉर्मल लाइफ में खराब हो रहा है, तो फिर हम सर्जरी की बात करते हैं। ओके। उसमें भी आजकल क्या प्रॉब्लम है अपने देश में, स्पाइन सर्जरी से सबको बहुत डर है, सबसे ज़्यादा भयानक सर्जरी स्पाइन सर्जरी मानी जाती है। और इतने पेशेंट देखते हैं कि इनको जरूरत है, वो डर के मारे नहीं कराते कि स्पाइन कराएंगे जी हम खराब हो जाएंगे। तो बहुत सारी ट्रायल्स हैं, स्टडीज हैं, जहाँ पे ये साफ है कि अगर 6 महीने साल के ऊपर जब हम डिले करते हैं, जो अपने देश में बहुत कॉमन है, हमारे रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होते जो हम जल्दी करते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं जो मानता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमें पैर में दर्द हो रहा है, हमारा चलना बंद हो जाता है जी। अब कोई आया कि जी मैं पिछले 6 महीने से 100 मीटर चल पा रहा हूँ, या बाथरूम जा पा रहा हूँ, थोड़ा काम करो। आज मैं उसको बोलता हूँ मैंने आपको दवाई दी, जादू की दवाई दी, सब दर्द गायब कर दूँ, और बोलूँ कि आप आधा किलोमीटर चलो, आप चल ही नहीं पाओगे, आपके शरीर की वही नहीं है। तो जो भी मसल को लूज करना बहुत जल्दी होता है, जब हम वॉकिंग, चलना फिरना सब बंद कर देते हैं, हमारे पैरों की, हमारे कोर की, हमारे बैक की सब मसल्स वीक हो जाती हैं। और जब आप सर्जरी कर भी लेते हो तो फिर रिकवरी में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बॉडी हमारी वीक हो गई थी। मैंने पेन तो हटा दिया आपका, लेकिन आपकी बॉडी को तो मैं स्ट्रांग नहीं कर सकता हूँ, तो रिकवरी टाइम हमारा बहुत लंबा हो जाता है, हमारी प्रॉब्लम्स। तो सर्जरी जल्दी करा लेनी चाहिए rather than। तो हाँ, सो 6 वीक्स to 3 months। जी, जो मैंने बताया, अगर आपको ब्लैडर बाउल बोलते हैं, वो तो इमरजेंसी हो गई, जी जी। कमजोरी आती जा रही है, तो भी न्यूरोलॉजी में हम सीधा बोलते हैं भाई कोई हम पे दवाई नहीं है जो नर्व या स्पाइन को रिपेयर करता है, भाई जितना डैमेज उतना उसको रिकवरी में टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो आपको जल्दी करानी चाहिए। आपका पेन है, आपने उसको एडिक्वेट फिजियो, रेस्ट, एक्सरसाइज जो भी है किया, हमें टाइम दिया 6 वीक्स 2 मंथ्स 3 मंथ्स, हम इंप्रूव होते जा रहे हैं, वेल एंड गुड, कुछ नहीं करना। बल्कि अगर मैं बोलूँ तो लंबा स्पाइन में 80% 90% लोगों को सर्जरी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ठीक हो जाते हैं, दवाइयों से, एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं। उसके बावजूद भी हम ठीक नहीं हो रहे, मैं काम नहीं कर पा रहे। अब यंग लोग आते हैं जी हम 100 कदम चल पाते हैं, काम ही नहीं कर पाते, सब छोड़ रखा है मैंने, तो भाई ऐसी लाइफ का क्या फायदा हुआ? आप क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब कर रहे हो। आप मरोगे नहीं डिस्क की वजह से, लेकिन अपनी लाइफ की क्वालिटी इतनी खराब कर लोगे कि आपकी लाइफ, अगर आज लोग 20 साल के आ रहे हैं कि जी मैं तो ना फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ, कमरे में बैठा रहता हूँ, फ्रेंड्स भी एक पॉइंट के बाद छोड़ चुके हैं कि भाई तू बैठा रहे, तू तो कुछ कर नहीं सकता, घर पे रहता हूँ, कुछ करता नहीं हूँ। तो सर ये डिस्क की जैसी प्रॉब्लम हुई किसी को, हाँ, तो उसको ऑर्थोपेडिक के पास जाना चाहिए अगर सर्जरी की नौबत, या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, न्यूरोसर्जन के पास? देखो स्पाइन सर्जरी दोनों करते हैं, मैं बोलूंगा स्पाइन सर्जन के पास जाना चाहिए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली एक जो बहुत बड़ा फेयर सर्जरी, स्पाइन सर्जरी किस लिए बना हुआ है कि यहाँ पे अपने यहाँ हर कोई कर देता है, जो जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो स्पाइन सर्जरी नहीं, उससे ज्यादा प्रॉब्लम के जो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसको एक थोड़ा इतना वो नहीं देते उसको। ट्रेडिशनली स्पाइन सर्जरी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं माना गया, बल्कि बहुत, मगर मैं आज मानूंगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर मुझे रिजल्ट अच्छे देने हैं तो उसमें काफी टेक्निकल चीजें हैं। मैं तो बहुत वो करता हूँ, मिनिमल इन्वेजिव करता हूँ, छोटे कट से ये सब। हाँ सर, मैंने सुना है आप बहुत एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, बहुत अच्छी है, इसके रिजल्ट तो ये सब टेक्निकल चीजें हैं जो आपको पेशेंट को सही रिजल्ट देने के लिए, आपको पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, आपको एमआरआई में क्या दिख रहा है, आपको क्या करना होगा, बेस्ट होगा, वो सोचना पड़ता है। तो ये बोलूंगा कि जो स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं रेगुलरली, उनके पास जाना चाहिए। ओके। न्यूरो में भी लोग हैं जो इतने एक्सपीरियंस नहीं है, ऑर्थो में भी ऐसे लोग हैं, राइट। ओके। तो जो रेगुलरली स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं, और एम सर्जन का होना चाहिए आपको वापस नॉर्मल लाइफ देने का। आज मैं पेशेंट से बात करता हूँ,
अगर कोई इसको फ्यूजन करना है, मैं बोलता हूँ देखो हाफ ऑफ काम है, मैं आपका पेन ठीक करूंगा, एक्सरसाइज आपको करनी है। ओके। नहीं तो ये एक्सपेक्ट करो कि मैं सर्जरी करूँ कल तुम भागने लगोगे, ऐसा नहीं होगा। पेन चला जाएगा लेकिन इतना टाइम हो गया, रिकवरी में टाइम लगेगा। मेरा एक पेशेंट है, उनको 3-4 महीने हो गए, वो उनकी हार्ले है, अब हार्ले लेके घूमते हैं सब जगह। मैं चला गया, एक और पेशेंट को गोल्फ खिलाना है, मैं कहूँ खिलवाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इतना एक्टिव हूँ, मैं एक्टिविटी सब नॉर्मल लेके आऊंगा, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे। तो सर ये मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कौन सी होती है, क्या होता है इसमें? देखो ट्रेडिशनल स्पाइन सर्जरी में क्या था कि आपने सेंटर में कट किया, मसल को स्पाइन से चीरा और फिर हमने जाके सर्जरी की, तो ये हो गई ओपन सर्जरी हो गई। अब क्या हो गया कि हम मसल्स के थ्रू ही चले जाते हैं, तो जो हड्डी के ऊपर मसल चुपकी होती है उसको हमें चीर के निकालना नहीं होता। ओके। हम प्रिसाइसली मसल में फाइबर ऐसे होते हैं, उनको ऐसे खोला, उसके बीच में गए और हमें डिस्क निकाली, मतलब इंसिजन बड़ा नहीं होता उसके अंदर? इंसिजन छोटा होता है। इंसिजन अगर डिस्क है तो हमारा टिपिकली 2 सेंटीमीटर का इंसिजन होगा, ठीक है। और हमने जो मसल कटिंग है, जो मेन बड़ी सर्जरी का है कि जब आप ओपन सर्जरी करते हो, हड्डी के ऊपर मसल चुपकी होती है, हम सेंटर से जाते हैं और हमें 3-4 सेंटीमीटर साइड में जाना होता है, तो उसको मसल को पूरा काट के आपको साइड में करना पड़ता है। तो उसमें आपने मसल की जो नॉर्मल अटैचमेंट है वो खत्म कर दिए, जो हड्डी से जुड़ा हुआ है। जी। इसमें हमने वो सब कुछ नहीं छेड़ा, हम सिर्फ मसल के थ्रू ही गए और वहीं से वही काम करके आ गए। चाहे हमें स्क्रू लगाने हैं, चाहे हमें उसमें केज लगाना है, हमें फ्यूजन करना है, डिकम्प्रेशन करना है, सब काम हम कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर आ गया नेविगेशन। अब ऐसे आने के लिए मैंने गूगल मैप पे लगाया कि मैंने यहाँ पे जाना है, वैसे ही हम सर्जरी के दौरान स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम स्पाइन में एग्जैक्टली कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे स्क्रू डाल रहे हैं, कहाँ पे सर्जरी कर रहे हैं, तो हमारी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है, कॉम्प्लिकेशन चांसेस और कम हो जाता है। तो ये होती है मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी। तो इससे रिकवरी भी फास्ट होती है? रिकवरी बहुत फास्ट होती है, कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म रीसर्जरी रेट्स कम हो जाते हैं, और सबसे बड़ा जो होता है इन्फेक्शन रेट बहुत कम हो जाते हैं। ओके सर, स्ट्रोक की बात करते हैं जिसे ब्रेन हेमरेज भी कहते हैं, आजकल यंगस्टर्स में भी बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो क्या रीज़न है इसके पीछे? देखो बड़ा लाइफस्टाइल, सेडेंटरी हो गए, घंटों घंटों बैठे रहते हैं, काम वो नहीं है, तो उसकी वजह से आपकी ओबेसिटी बढ़ रही है, डायबिटीज़ बढ़ रहे हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, ये सभी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सब हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं स्ट्रोक होने के। ओके। तो जो हेमरेजिक स्ट्रोक की बात करें, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। हाँ, तो मेजॉरिटी जो पेशेंट आते हैं वो ब्लड प्रेशर होता है, ये हम दवाई नहीं खाएंगे। हमारे देश में एक बड़ी मान्यता है कि अगर एक बार शुरू कर दी तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी, तो लोग खाते नहीं है कि नहीं शुरू नहीं करेंगे भाई, अगर है तो खानी है, या तो आप वो बढ़ के ऐसे हो जाता है, एक्सरसाइज से कर लो, ठीक कर लो, नहीं हो रहा तो करना पड़ेगा आपको, राइट। तो उस चक्कर में जीपी बहुत बढ़ा रहता है, या ब्लड दवाई चल रही है, बीच में छोड़ दी, नहीं खानी मुझे, बंद कर दी, उससे बीपी और शूट अप हो जाता है। और पहले तो सर ये देखते हैं स्ट्रोक एंड ब्रेन हेमरेज होता क्या है? अच्छा, तो स्ट्रोक होता है बेसिकली सबसे कॉमन, स्ट्रोक 3 तरह के होते हैं। सबसे होता है इश्केमिक बोलते हैं, मतलब जहाँ पे ब्रेन में खून सप्लाई बंद हो जाती है, ब्रेन के अंदर ब्रेन की जो नसें जा रही हैं उसके अंदर क्लॉट ब्लॉकेज आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि लेमन टर्म में दोनों में क्लॉट बोलते हैं कि क्लॉट बन गया, ठीक है। हम ये बोलते हैं भाई नस के अंदर क्लॉट हो गया और एक नस के बाहर क्लॉट हो गया, लेकिन दोनों क्लॉट की बहुत अलग सिग्निफिकेंस है। तो जो सबसे कॉमन स्ट्रोक होता है वो ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट बना, जैसे हार्ट में होता है, हार्ट अटैक क्यों होता है भाई, नस बंद हो जाती है, वैसे ब्रेन का हो गया। ओके। तो वही जो चेंजेस हार्ट में होते हैं चेंजेस ब्रेन में भी होते हैं, इसलिए हेमरेज बोला जाता है। नहीं, वो हो गया क्लॉटिंग वाला, इश्केमिक बोलते हैं इश्केमिक, जिसमें हमारा खून आना बंद हो गया। उसमें इलाज जाता है कि आपने ब्लड थिनर्स दिए, आपने क्लॉट को बस्ट करने की कोशिश की, अब तो थ्रोम्बेक्टमी करते हैं, वायर डाल के क्लॉट को निकाल देते हैं, ठीक है। फिर आ गया हेमरेजिक, जहाँ पे नस हमारी फट गई। अच्छा, समझे, नस फट गई हमारी, बस्ट हो गई, वो भी क्लॉट है, लेकिन उसका इलाज बिल्कुल उल्टा है। वहाँ पे हम ब्लड थिनर्स देंगे तो क्लॉट और बड़ा हो जाएगा, हमें उसको कंट्रोल करना होता है। कई बार सर्जरी करनी पड़ती है अगर बहुत बड़ा ब्लीडिंग हो जाती है। तो क्या होता है कि जिनको स्पेशली डायबिटीज और हाइपरटेंशन में जो ब्रेन की छोटी छोटी वेसल्स होती हैं उसमें चेंजेस आते हैं, एक माइक्रो एनेरिज्म बनती है, मतलब छोटे वीकनेसेस बन जाती हैं जो रप्चर कर सकती हैं। तो ये सिस्टमेटिक चेंजेस हैं अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर की वजह से, डायबिटीज की वजह से, तो इसलिए इनका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और जैसे ही ब्रेन हेमरेज होता है, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे अकॉर्डिंगली कि लेफ्ट में होता है, लेफ्ट ब्रेन में तो राइट साइड पैरालाइज्ड हो जाती है, एंड राइट में होता है तो लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड हो जाती है, ऐसे होता है ना? हाँ, तो हमारे ब्रेन में जो लेफ्ट हैंडेड लोग हैं, राइट हैंडेड लोग हैं, उसमें लेफ्ट साइड को हम डोमिनेंट मानते हैं। मतलब लेफ्ट साइड ब्रेन डोमिनेट है बिकॉज़ हम राइट साइड डोमिनेंस में, तो मतलब लेफ्ट साइड में हमारा उनके उसमें हाथ, राइट साइड का हाथ पैर का कंट्रोल, और नॉर्मली बोलने समझने की शक्ति लेफ्ट साइड में होती है, जो लोग राइट हैंड करते हैं। जो लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं
उसमें भी 70-80% में ऐसे ही होता है। ओके। कुछ और बाकी में राइट साइड हमारा डोमिनेंट होता है, मतलब स्पीच हमारी राइट साइड पे होती है। तो डिपेंडिंग कि आपका ब्लीडिंग किस जगह पे भी, तो अगर बहुत बड़ी भी तो आप बेहोश भी हो जाओगे या वीकनेस आ जाएगी। कई बार छोटी सी होती है तो होता हेडेक होगा। तो डिपेंडिंग किस एरिया में ब्लड ब्लीडिंग ने इफेक्ट किया, आपको हिसाब से उसकी इफेक्ट आएंगे, राइट। तो ब्रेन का कुछ एरिया हमारा बोलने का है, कुछ एरिया हमारा हाथ पैर का है, कुछ पे हमारा देखने का है। तो जिस हिस्से में इन्वॉल्वमेंट हुआ उस हिसाब से आपके सिम्टम आते हैं। ओके। सबसे पहले इनिशियली क्या सिम्टम आते हैं? तो टिपिकली आपको होगा या तो हेडेक होगा ऊपर कस के, सर हेडेक होता है, उल्टियाँ होती हैं, आदमी बेहोश हो जाता है, या एकदम से वीकनेस आ जाती है, बीपी बढ़ा होता है उस वक्त नॉर्मली। तो हमेशा इसलिए कोई भी पेशेंट अगर स्ट्रोक लेके आता है तो कोई भी अच्छे हॉस्पिटल में, कोई भी स्ट्रोक हॉस्पिटल में सबसे पहले उसकी इमेजिंग होगी, या तो सीटी होगा या एमआरआई होगा। वो इसलिए करते हैं कि देखने के लिए ये स्ट्रोक है क्या, कि इश्केमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है, क्योंकि आपको इलाज बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर इश्केमिक स्ट्रोक है मतलब ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई है तो हमें ब्लड क्लॉट बस्टर देना है कि भाई वो क्लॉट खुल जाए हमारा। और अगर वो ब्लीडिंग हो गई है तो हमें दूसरे इलाज करना है, उसमें हमने क्लॉट बस्टर दे दिया तो और बड़ा हो जाएगा फिर। ओके। कितनी जल्दी हम हॉस्पिटल पहुंचेंगे और बच सकते हैं हम जल्दी पहुंचे? तो ब्रेन इज टाइम इज ब्रेन, सॉरी। जैसे घर में लोग हैं और किसी को क्या सिम्टटम होने लगे उसको फटाफट रश करना चाहिए तो हॉस्पिटल? आपने सुना होगा फास्ट होता है ना, फेस ड्रूपिंग होती है, स्पीच स्लरिंग होती है, एक तरफ हाथ पैर काम करना है, कोई भी सिम्टम दिखे कोई भी आपको, मैं कहता हूँ देखो इसमें जितना जल्दी किया जाए उतना हमारी रिकवरी का टाइम अच्छा होता है। अच्छा। डाउट भी है तब भी जाने में नुकसान नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि क्या होगा एक्स्ट्रा विजिट हो जाएगी ना। लेकिन अगर वो स्ट्रोक निकला और आपने डिले किया तो इश्केमिक स्ट्रोक का जो भी ट्रीटमेंट होता है फर्स्ट 4 to 6 आवर्स में ही मैक्सिमम होता है। जो ब्लड क्लॉट बस्ट उसकी एक टाइम लाइन है, उसके अंदर दिया जाता है। सेम आप जब उसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं जहाँ पे क्लॉट को निकाला जाता है, उसकी भी टाइम लाइन है। तो जितना हम टाइम देंगे उतने टाइम में ब्रेन वो डैमेज होगा। भाई आज हार्ट अटैक होता है तो क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक बहुत सिमिलर है। ओके। जितना जल्दी आप पहुंचोगे जितना जल्दी उसका इलाज होगा उतना हमारा चांसेस कि हमारा जो डैमेज होगा वो कम से कम होगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि भाई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम रिपेयर नहीं कर सकते, हम पे कोई मैकेनिज्म नहीं है कि भाई हमने इसको रिपेयर कर दिया। भाई वो अपने जो बाकी ब्रेन बचा उसने उस ब्रेन का फंक्शन लेना है। ओके। तो जितना कम डैमेज उतना चांसेस ज़्यादा है कि हम रिकवर अच्छी तरह बिकॉज आई रिमेंबर मैं जब स्टडीज कर रहा था तो मुझे आइडिया था ब्रेन हेमरेज का, स्ट्रोक का। तो एक नेबर आए हुए थे या रिलेटिव थे, वो बात करते करते ना उनका मुंह टेढ़ा हो रहा था। तो एक मैंने कहा ये जानबूझ के कर रहे हैं, मैंने कहा आपने जानबूझ के क्या कह रहे हैं? नहीं तो उनको रिकॉग्निशन नहीं हो रहा था, पता नहीं चला। मैं कहा फटाफट चलो, सीधा उनको लेके गए हॉस्पिटल एंड उन्होंने एडमिट किया, वो किया, मतलब 1 दिन के अंदर वो कंट्रोल में आ गया, वो बढ़ा नहीं। तो अब नॉर्मल लोगों को तो नहीं पता चलता, तभी हम फास्ट हर जगह ना फास्ट की बात करते हैं, FAST, फेस, स्पीच, वीकनेस। तो ये चीजें जो कोई भी साइन है तो आपको एज अर्ली हॉस्पिटल पहुंच जरा सा भी एबनॉर्मलिटी दिखे फटाफट हॉस्पिटल जाएं, वो सबसे बेटर है। कुछ होती है, एक TIA भी होता है, ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक, जो आके चला जाता है, कुछ टाइम के लिए बंद हुई फिर खुल गई। लेकिन वो हमारा अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद बड़ा स्ट्रोक होने के रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। तो अगर मान लो MRI में नॉर्मल आया तो उसके बाद भी वो ब्लड थिनर्स पे शुरू किया जाएगा कि भाई नेक्स्ट स्ट्रोक नहीं हो हमारा। ठीक है सर। ब्रेन हेमरेज में भी आप सर्जरी करते हैं? सो ब्रेन हेमरेज में हम सर्जरी तब करते हैं कि ये ब्लीडिंग बहुत बड़ी हो जाए, ठीक है, जो प्रेशर को कर रही हो, कि उसके वजह से आदमी बेहोश हो रहा हो, प्रेशर इफेक्ट बढ़ रहा हो, तभी सर्जरी करते हैं कि वो प्रेशर कम करने के लिए। तो क्या करते हैं उस टाइप में? तो डिपेंडिंग कितना बड़ा है, कहाँ पे है, मोस्ट सबसे कॉमन सर्जरी होती है कि आप क्लॉट निकालते हो, और कई केसेस में आप हड्डी का एक पीस भी निकाल देते हो, क्योंकि उसका जो ब्रेन सूजता है उसकी वजह से, देखो हमारी जो खोपड़ी है बंद स्पेस है, स्कल तो हमारा क्लोज्ड है, तो उसके अंदर ब्रेन है, पानी है और बाकी जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। अब उसमें क्लॉट भी आ गया, अब क्लॉट तो बड़ा सा आ गया तो वो प्रेशर बनाता है, प्रेशर क्रिएट कर देगा। तो एक डैमेज हुआ जो क्लॉट ब्लीडिंग की वजह से हुआ, वो तो हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरा डैमेज हुआ वो प्रेशर बनने की वजह से हुआ। तो जो भी हमारा इलाज है वो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, प्रेशर रिलीज करने के लिए आप स्कल के टुकड़े को, स्कल के पीस को निकाल दे तो ब्रेन अपने बाहर आ जाता है, अंदर नहीं दबाता, आप में साथ साथ क्लॉट भी निकाल देते हैं। नहीं तो वो जो पीस होता है स्कल का निकाला है, फिर उसका क्या करते हो? तो नॉर्मली या तो पेट में रख देते हैं, पेट की वॉल में, या फ्रीजर में रखते हैं। आदमी रिकवर है उसको वापस लगा सकते हैं। अच्छा, वापस लगा देते हैं, जो क्रेनियोप्लास्टी बोलते हैं। फिर अब उसमें आर्टिफिशियल भी आते हैं, कस्टमाइज भी आते हैं, अब 3D प्रिंटेड भी बना सकते हो, इसको क्रेनियोप्लास्टी बोलते हैं। क्रेनियोप्लास्टी बोलते हैं। तो सर्जरी को बोलते हैं डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटमी, डीकम्प्रेशन मतलब अच्छा, प्रेशर कम खत्म करना, हाँ, और इसको बोलते हैं क्रेनियोप्लास्टी बोलते हैं।
एक बरहोल भी होती है सर्जरी। तो बरहोल होती है, एक सबड्यूरल सर्जरी के लिए करते हैं, जो एक क्रॉनिक सबड्यूरल होता है, जो स्पेशली ओल्डर लोगों में दिखता है हमें। Okay. वो धीरे धीरे क्लॉट जो बनता है वो ब्रेन और बोन के बीच में बनता है, तो वो धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है, उसमें फिर वो लिक्विड क्लॉट होता है, आपने छोटा सर में छेद किया और वहां से ड्रेन कर सकते हो उसे। इज इट पॉसिबल कि स्ट्रोक आया, हेमरेज आया, उसके बाद पैरालिसिस हुआ हाफ साइड एंड वो बाद में फुली रिकवर हो जाए? होता है, तो डिपेंड की किस एरिया में हुआ। भाई आपके मान लो इस फ्रंट वाले एरिया में हुआ, आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। कितना बड़ा हुआ, तो ऐसा नहीं कि रिकवर नहीं होते, उसमें भी एज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप यंग होते हो उतनी आपकी ब्रेन की कैपेसिटी रिकवरी की ज्यादा होती है, जितना हम ओल्डर होते हैं वो हमारी कैपेसिटी कम होती जाती है। एक बार स्ट्रोक हो गया, क्या दोबारा चांसेस उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? 100%, क्योंकि अगर स्ट्रोक हुआ तो कोई कारण हुआ। अगर स्ट्रोक हुआ या तो आपकी नसें ब्लॉक हो रही हैं या कोलेस्ट्रॉल की वजह से प्लाक बन रहे हैं, तो इसलिए उसको हमेशा स्ट्रोक वालों को आगे ब्लड थिनर्स पे रखते हैं, स्पेशली इश्केमिक स्ट्रोक होते हैं। और जो हाइपरटेंसिव होते हैं, भाई बीपी कंट्रोल करो, शुगर कंट्रोल करो अपना। अगर किसी का बीपी शुगर कंट्रोल है और वो प्रॉपर डाइट ले रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो पॉसिबल चांसेस है कि स्ट्रोक नहीं देखो हो। ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आपने रिस्क फैक्टर कम किया तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ स्ट्रोक कम हो जाता है, ओके। है ना। 100% नहीं होगा कोई नहीं बोल सकता, उसके बाद भी हो जाता है, और कारण भी होते हैं, कई और कारण। लेकिन आप में जितने रिस्क फैक्टर कम करेंगे उतने हमारे चांसेस होने के उतने परसेंटेज ऑफ चांसेस कम हो जाते हैं। सर अब ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, उसके भी केसेस बहुत आ रहे हैं। मेरे एक वो बताता हूँ, अभी हुआ हाल ही में, मेरे एक रिलेटिव थे, ही वॉज हेल्दी, मतलब एज तो ज़्यादा थी बट एक्टिव थे, डेली वॉक जाना एंड वो सब कुछ अच्छा चल रहा था, डाइट भी अच्छी थी। अचानक से ही वॉज अनकॉन्शियस। अच्छा। फिर जाके हॉस्पिटल में चेक कराया, कहते ब्रेन ट्यूमर है और काफ़ी ज़्यादा है। उससे पहले उनको कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना हेडेक हुआ, ना कोई सिम्टम आया। फिर डॉक्टर ने बोला कि 50-50% चांसेस है, सर्जन ने बोला, एंड 50-50% चांसेस है, तो उन्होंने थोड़ा डिसाइड करने में टाइम लगाया एंड विद इन अ वीक ही वॉज गॉन। एक तो मुझे इस चीज़ में ये पूछना है कि ये जो ब्रेन ट्यूमर है, किसी को कुछ पता नहीं लग रहा, कोई सिम्टम नहीं आ रहा, किस वजह से होता है? देखो ब्रेन ट्यूमर सबसे बोलूँगा कि जैसे बाकी ट्यूमर होते हैं, हर ट्यूमर कैंसरस नहीं होता। ओके। ट्यूमर डजंट मीन कैंसर। अच्छा, इसके अंदर भी दो चीज़ें, या तो कैंसरस नॉन होगा या नहीं कैंसरस या होगा। कैंसरस। ओके। फॉर्चुनेटली नॉन कैंसर ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू कैंसरस। ओके। तो ब्रेन ट्यूमर के जो सिम्टम्स या साइन आएंगे डिपेंडिंग किस एरिया में आ रहे हैं। कुछ एरिया को हम बोलते हैं साइलेंट, मतलब इतने ऑब्वियस उनका फंक्शन हमें पता नहीं चलता। ओके। तो वैसे ये फ्रंटल एरिया है ये, तो वहाँ पे अगर ब्रेन ट्यूमर होता है हमें इमीडिएट से नहीं पता चलेगा, या बड़ा होगा तभी पता चलेगा। और हमारे हाथ पैर के एरिया में हो गया, स्पीच के एरिया में हो गया, तो हमें जल्दी पता चल जाएगा। ओके। तो एक इसका साइन आएगा कि भाई इसकी वजह से, प्रेशर की वजह से ब्रेन कैसा काम नहीं कर रहा, कि भाई वीकनेस आ रही है, ये आ रहा है, या पे इतना हो गया कि प्रेशर बढ़ गया, हेडेक आ रहे हैं, आंखों में रोशनी कम हो रही है, उल्टी उल्टी हो रही है, या फिर हमारे सीजर्स आने की वजह से, कि भाई उसकी वजह से, ब्रेन की वजह से, ब्रेन ट्यूमर की वजह से ब्रेन इरिटेट हुआ, उसने फिर सीजर्स आ गए उसकी वजह से। तो ही नॉर्मली वो, तो जैसे वो बेहोश हुए थे, मोस्ट लाइकली उनको सीजर आया होगा, तो इसलिए वो बेहोश हुए थे। तो अब 50-50 कहना मतलब डेफिनेटली रिस्क फैक्टर है। अब वो, अब एज क्या है, अभी बहुत अर्ली 70-80 ईयर्स के थे और कोई हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो हम बोलेंगे भाई इस एज में क्यों इनको वो देना। कोई यंगर है या कोई नॉन कैंसरस ट्यूमर, डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। और अगर मैं 50-50 चलो मैंने बोला भी, आई डोंट एग्री किसी को 50-50 बोलना चाहिए। 50-50 कह रहे हैं, तो क्या है कि वो चांसेस 50-50 होते हैं या बिल्कुल नहीं होते तब बोलते हैं? नहीं, देखो बिल्कुल। अब क्या होता है कि ब्रेन की ट्यूमर, ब्रेन में और बाकी जगह से डिफरेंस ये है कि बॉडी में कहीं और भी ट्यूमर होता है, आप उस इंक से पूरा निकाल सकते हो। मैंने ऐसे मान लो आपको आज किडनी में भी है, आपने किडनी निकाल दी, लिवर का हिस्सा काट के निकाल दिया, आंतों का हिस्सा निकाल दिया। ब्रेन में हम बोलते हैं मैक्सिमल सेफ रिसेक्शन। मतलब काट के निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन हमें पेशेंट को भी ठीक रखना है। जी। अब हम उसके हाथ पैर के एरिया को निकाल दिया और उसको हाथ पैर काम नहीं कर रहा, तो भाई एमआरआई तो अच्छा हो गया लेकिन क्या फायदा हुआ। तो इसलिए बोलते हैं मैक्सिमल, जितना निकाल सके लेकिन सेफ्टी के साथ, कि हमें उसको प्रॉब्लम नहीं देनी, उसकी रेगुलर लाइफ अच्छी तो ट्यूमर किस एरिया में है, किस एरिया में घुसा हुआ है, उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें हम कितना सेफली निकाल पाएंगे। वो हमें आइडिया मिल जाता है स्कैन देके कि हम कितना इसमें सेफली निकाल पाएंगे। तो कई बार इतना एक्सटेंसिव होता है कि हम बोलते हैं भाई देखो इसका रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, तो हम कुछ करें नहीं करें आपको कोई वो नहीं होगा। कुछ ट्यूमर्स बड़े कैंसरस बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, अब उसमें भी अगर बहुत एल्डरली हमें पता है उसका बहुत बेनिफिट नहीं होने वाला, या हमें सर्जरी करनी है, रेडिएशन करना है, वो पेशेंट टॉलरेट नहीं करेगा, तो फिर फैमिली का डिसीजन हमें कुछ करना है कि नहीं करना है। लेकिन ऐसे बोले हफ्ते भर में चले गए,
अगर मान लो 50% चांस भी मान के चलें, तो अगर वो ठीक हो जाते तो लाइफ से मिल जाती है ना आगे। तो अगेन क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात है कि हम उनकी लाइफ की क्वालिटी क्या दे सकते हैं। तो ज़्यादातर ट्यूमर्स में सर्जरी के बाद ऐसा नहीं है, अब तो सर्जरी इतनी एडवांस हो गई कि ज़्यादातर पेशेंट ठीक जाते हैं। मतलब अगर आप देखोगे आज ब्रेन ट्यूमर सर्जरी ज़्यादातर पेशेंट 3-4 दिन में घर चले जाते हैं। हाँ, मेरी एक आपके पेशेंट ट्रीट किया था, मेरी उससे बात हुई थी, ही वाज वेरी हैप्पी। उसके वो बता रहे थे कि डॉक्टर ने हमने बहुत अच्छा ट्रीट किया एंड वी आर, मतलब तो मेजॉरिटी पेशेंट 4-5 दिन में घर चले जाते हैं। वो दिन चले गए कि भाई न्यूरो के पेशेंट पड़े रहते हैं, बेहोश पड़े रहते हैं, ना बाल काटते हैं ना गंजा करते हैं, है ना। आजकल प्रिसाइज जहाँ पे जरूरत है वहाँ कट गया। हम भी कोशिश करते हैं जितना आदमी नॉर्मल लगे उतना अच्छा है ना, उस हिसाब से करके हम भेज देते हैं। फिर टूल्स आ गए हैं, नेविगेशन आ गया है जो हमें एग्जैक्टली बताता है ट्यूमर कहाँ पे है। फ्लोरेसेंस आ गई है जहाँ पे हम एक डाई दे सकते हैं, ट्यूमर चमक जाता है अलग से। हम पे न्यूरो मॉनिटरिंग आ गई है, भाई हम ब्रेन का फंक्शन मॉनिटर कर सकते हैं। सर्जरी के दौरान हम हाथ पैर का फंक्शन मॉनिटर कर सकते हैं कि वो डैमेज नहीं कर रहे हो। अब सर हेडेक हर किसी को होता है, मुझे भी होता है, सबसे कॉमन बीमारी, कॉमन चीज़ है। मुझे कैसे डिफरेंशिएट होगा ये ट्यूमर की वजह से हो रहा है या वैसे ही हो रहा है? सबसे पहले ट्यूमर की वजह से हेडेक होना बहुत रेयर है, मतलब ट्यूमर ही होना बहुत रेयर है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ट्यूमर तो नहीं है भाई? करेक्ट, तो एक तो ट्यूमर, मैं बोल रहा हूँ ट्यूमर होने बहुत रेयर है, तो मेजॉरिटी हेडेक ट्यूमर की वजह से नहीं होते। ओके। अगर आपका हेडेक, आपको चलो एक तरह से हेडेक चल रहा था, सडनली उसका नेचर चेंज हो जाए कि भाई मुझे पहले 6 सालों से माइग्रेन है, कोई हेडेक है, वो हेडेक टाइप चेंज हो गया, तो थोड़ा डरने की बात होती है। या मान लो हेडेक के साथ हमें आंखों में धुंधलापन आ रहा है, तो क्या होता है कि जब ब्रेन के अंदर स्वेलिंग बहुत बढ़ती है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो आंखों की नस में प्रेशर बढ़ता है और हमारे विजन लॉस होना शुरू हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि अगर हेडेक के साथ आपको आंखों में विजुअल लॉस हो रहा है, ब्लरिंग हो रही है, धुंधला दिख रहा है, तो वो एक डेंजर साइन है। आपको उल्टियाँ हो रही हैं, प्रेशर, वो भी प्रेशर के बढ़ने की वजह से में उल्टियाँ होती हैं, तो वो भी एक डेंजर साइन है। आपको सीजर्स आ रहे हैं, भाई दौरा आने लगे, तो कुछ ब्रेन में हो रहा है। या आपको डबल दिख रहा है, दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, हाथ पैर में वीकनेस आ रही है, मेमोरी डिस्टर्बेंस आ रही है, चलने में प्रॉब्लम आ रही है, कंबाइंड प्रॉब्लम, तो मतलब हाँ, तो अकेला हेडेक बहुत रेयर ही होता है कि वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता है। लेकिन इन हेडेक के साथ, क्योंकि ऐसे तो देखा जाए तो हर किसी को हेडेक कभी ना कभी होता है। अब रोज बैठ के तो एमआरआई नहीं कर सकते कि यार भाई सुबह शाम लेटते रहो एमआरआई करते रहो। तो जब हेडेक का नेचर चेंज हो जाए, या बहुत टाइम से चल रहा है लेकिन कोई रीजन नहीं मिल रहा टाइप, और या कुछ चीजों के साथ कनेक्टेड है, तो फिर हमें लगता है कि भाई पॉसिबिलिटी कि ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उस केस में फिर एमआरआई करके हम देख सकते हैं। चलो, स्ट्रोक के लिए तो हमने बीपी मैनेज कर लिया, शुगर मैनेज कर लिया, हम ऐसा क्या करें कि भाई मैं ब्रेन ट्यूमर से प्रिवेंट कर सकूं अपने आप को? मुझे नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं कर सकते। तो ब्रेन ट्यूमर का कोई भी एक्टिविटी ऐसे कोई या कोई चीजें से कभी आज तक कनेक्शन प्रूवन नहीं है कि हम ये करेंगे या ये नहीं करेंगे, इससे हमें ट्यूमर नहीं होगा। ट्यूमर किसी को भी कभी भी किसी भी एज में हो सकता है, कुछ हाँ किसी एज में हो सकता है। बच्चों में एक्चुअली देखा जाए तो सबसे सेकंड मोस्ट कॉमन सॉलिड ट्यूमर मानते हैं ब्रेन ट्यूमर, है ना। तो ब्रेन ट्यूमर कभी हो सकता है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर ओवरऑल बहुत कॉमन चीज नहीं है। अगर बाकी हम कैंसर्स देखें, उसमें ब्रेन ट्यूमर की फ्रीक्वेंसी तो बहुत ही लो है कंपेयर टू बाकी ट्यूमर्स। तो ब्रेन ट्यूमर, कुछ लोगों को जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे हो सकते हैं, कुछ लोगों को रेडिएशन एक्सपोजर या सेकेंडरी, सबसे कॉमन होता है एक्चुअली बॉडी में कहीं और कैंसर और वो ब्रेन में पहुंचना, जो हम मेटास्टेसिस बोलते हैं, वो ज्यादा कॉमन है प्राइमरी ब्रेन कैंसर। तो एज सच आप लाइफ में कुछ करने से या नहीं करने से हमारा ब्रेन ट्यूमर प्रिवेंशन का कुछ काम नहीं होता। किसी एक्टिविटी से ऐसा नहीं है कि ट्यूमर प्रोन होता है, नहीं। अब ओवरऑल वही स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं, हर कैंसर के रिस्क फैक्टर्स हैं, बट स्पेसिफिकली कोई ब्रेन ट्यूमर का स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर नहीं है। ओके। एक काफी लोगों में ये है, उनको लगता है कि मोबाइल की रेडिएशन से भी ब्रेन ट्यूमर होता है, इसमें सच्चाई है कुछ? देखो, कंट्रोवर्सी बहुत रही है, स्टडीज के हिसाब से कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई जो स्टडी भी कर रहा है वो भी बायस्ड है मोबाइल वालों की तरफ से। सोशल मीडिया पे ये चीज है कि उससे ब्रेन तो साइंटिफिक स्टडीज जो अब तक हुई है, उसमें अब तक कोई रिस्क फैक्टर नहीं पाया गया कि कोई इंक्रीज रिस्क होता है हमारा ब्रेन कैंसर का, उसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर्स का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, ऐसा कोई नहीं है। मतलब स्टडीज वाइज कोई अब तक कोई स्टडी नहीं आई जिसने बोला कि वो नहीं है। नहीं। हाँ सर, काफी सारी ऐसी वीडियोस हैं कि ब्रेन सर्जरी हो रही है एंड पेशेंट गिटार बजा रहा है, प्रे कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल? इसको हम बोलते हैं अवेक क्रेनियोटमी बोलते हैं। अवेक क्रेनियोटमी, हाँ। तो बेसिकली अवेक मींस जागा हुआ, क्रेनियोटमी मींस सर को काटना। तो क्या होता है, पहली बात है कि जो हमारा स्कल है, हमारे पेनफुल एरिया बहुत कम होते हैं। एक खाल होती है जो स्कल होता है, यहाँ चोट लगती है, हड्डी के ऊपर एक लेयर होती है, पेरिकेडियम बोलते हैं, वो पेनफुल होता है। और कई बार जो ब्रेन की कवरिंग होती है थोड़ी पेनफुल होती है। बाकी एरिया में, ब्रेन में पेन नहीं होता, ब्रेन के अंदर कोई पेन सिग्नल के फाइबर नहीं होते।
तो आप जब सर्जरी ऐसे करनी है तो आपको सिर्फ ये सुन करना है या स्काल्पोस्कोपी कर देते हो, हड्डी काटते हो, उसके बाद आदमी को पेन नहीं होता, तो कोई पेनफुल चीज नहीं होती उसमें। तो उस एनेस्थीसिया नहीं देते उसमें? नहीं, लोकल एनेस्थीसिया, तभी तो जागा रहेगा ना, बेहोश कर देंगे तो क्या लोकल जगह देते हैं रखेंगे? उसमें। हाँ। दूसरा क्या है कि मान लीजिए कुछ ट्यूमर, मान लीजिए एक ऐसे एलोक्वेंट एरिया, इस ऐसे एरिया में है जो हमारे स्पीच एरिया है या हमारा म्यूजिकल एरिया है, हाँ। उसमें ट्यूमर है वहाँ पे, ठीक तो है। वहाँ पे उस पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वो चीज़ डैमेज नहीं हो। ओके। तो कुछ फंक्शन मैंने पहले बताया न्यूरो मॉनिटरिंग होती है, तो हम हाथ पैर के मूवमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन हम स्पीच को न्यूरो मॉनिटरिंग से मॉनिटर नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि उसका कोई तरीका नहीं है। तो उसका फिर यही होता है कि आप सर्जरी के दौरान पेशेंट से बात करते रहिए, ओके। और जब लगे कि स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है वहीं पे आप रुक जाइए। अच्छा, उसके जागते हुए कोई एक्टिविटी करते हैं, आप उससे बात करते हाँ, करते तो जैसे आपने कहा कोई मान लो वो गिटारिस्ट, वायलिनिस्ट है भाई, उसका एरिया वायलिन का बना हुआ है, उसी एरिया में ट्यूमर है, अब उसके लिए बहुत जरूरी है कि ट्यूमर भले ही रह जाए लेकिन वायलिन में बजाता रहो, राइट। ट्यूमर पूरा निकालना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पेशेंट को सेफ रखना मुश्किल काम है, तभी हमारा जो है वो मैक्सिमल सेफ रिसेक्शन का बोलते हैं कि पेशेंट। अच्छा, उससे बातचीत कर रहे हैं, जैसे उसकी वॉइस में प्रॉब्लम होने हाँ, जैसे हमें प्रॉब्लम है तो वहाँ छोड़ देते हैं या फिर रुकते हैं, कुछ टाइम के बाद वापस आते हैं कि भाई ठीक हो गया नहीं हो गया। कई बार वो ट्रांजिएंट डिसफंक्शन होता है, कई बार वो होता है, तो अवेक कैनोट में वहाँ पे रोल होती है कि जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को हमें प्रिजर्व करना है उस ट्यूमर को निकालते हुए, उसमें पेशेंट को फिर हम अवेक रखते हैं। अच्छा, जागते हुए सर्जरी होती है? जागते हुए सर्जरी होती है, पेशेंट को पेन नहीं होता, क्योंकि पेनफुल एरिया, ब्रेन कोई पेनफुल बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है। ओके। हाँ सर, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी जो आप बात कर रहे थे पहले भी कि ब्रेन इटसेल्फ ही हील हो जाता है, इसका क्या मतलब मैकेनिज्म होता है? नहीं, तो हम ये मानते हैं कि आपके जो न्यूरॉन्स आपके पैदा होने के बाद हैं, उसके बाद नए नहीं बनते। ओके। आपके नए, जैसे बाकी जगह हीलिंग होती है भाई, बोन बन जाती है, मसल बन जाती है, ब्रेन नहीं बनता। तो आप जितना पैदा होते हो 1-2 साल तक बढ़ता है, उसके बाद वो कम होने शुरू होता है। लेकिन प्लास्टिसिटी ये बोलता है कि सबको एक फंक्शन डिवाइडेड है, जब एक एरिया डैमेज हो जाता है तो वही फंक्शन दूसरा ब्रेन का हिस्सा ले लेता है। जैसे मैंने बताया कि कई बार हमने देखा है कि बचपन में एक स्कैन हुआ, एक तरह का ब्रेन पूरा डैमेज्ड है, लेकिन फंक्शन पूरा सही है, अच्छा। तो दूसरे ब्रेन ने वो फंक्शन ले लिया, तो ये बोलते हैं न्यूरल प्लास्टिसिटी। इसलिए जो जितने जवान बच्चे या यंगर एडल्ट्स होते हैं, उनकी रिकवरी हमेशा बेटर होती है, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स हैं जो ये काम कर सकते हैं। जितना ब्रेन डैमेज ज़्यादा, जितना एरिया डैमेज ज़्यादा, उतना हमारे न्यूरॉन्स कम बचे जो ये काम कर सके। तो प्लास्टिसिटी मीन्स कि जो एक ब्रेन, मान लो ब्रेन का हिस्सा एक्स काम कर रहा था, अब वो वाला एरिया खराब हो गया, उसने उसका काम ले लिया। अच्छा, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है ब्रेन की कि कोई भी मतलब एरिया डैमेज होगा तो दूसरा एरिया, हाँ, मतलब एक लिमिट तक, ये नहीं कि सब कुछ हो जाता है, एक लिमिट तक होता है, तभी हम सर्जरी भी करते हैं, ब्रेन का हिस्सा निकाल भी देते हैं, पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ब्रेन की इतनी कैपेसिटी है वो रिकवरी होने की। रीजनरेट भी करता है क्या वो? नहीं, ब्रेन रीजनरेट नहीं करता, ब्रेन नहीं करता। तो ब्रेन फंक्शन कुछ हद तक, जो हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, जितने हम पैदा हुए थे उसके पहले 1-2 साल तक बढ़ते हैं, उसके बाद वो कम ही होते हैं, बढ़ते नहीं है। सर एपिलेप्सी का क्या रीजन है और उसका क्या ट्रीटमेंट है? सो एपिलेप्सी, ओके, तो जैसे हो गया सीजर हो गया, सीजर मतलब ब्रेन में इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। ठीक है। तो सीजर हो गया, देखिए ब्रेन कैसे काम करता है, अगर आपने बोला हाथ चलाना मुझे, तो आपके जो हाथ वाला एरिया है वो सिग्नल्स भेजेगा फाइबर्स के अलॉन्ग कि भाई हाथ को, कि हाथ उठो, ब्रेन चलो, से स्पाइनल कॉर्ड से हाथ तक, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। अब उसी पे वहां पे कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाए कि वो मिसफायर करेगा, तो वो मिसफायर कर रहा है, जैसे शॉर्ट हो गया, तो आपको सीजर्स आएंगे, राइट। तो ये आपको सीजर हो गया। जब वो सीजर डिसऑर्डर बन जाता है, मतलब मल्टीपल, तो उसको एपिलेप्सी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है कि अगर किसी को पहली बार डायग्नोज हुई तो कोई कारण तो नहीं, सबसे पहले हम एमआरआई बोलेंगे कि भाई ब्रेन में कोई स्ट्रक्चरल लीजन तो नहीं, मतलब कोई ब्रेन में कोई ट्यूमर या कोई डैमेज वो दिखे। अच्छा। कई बार ट्यूमर भी नहीं हो, कई बार कॉमन देश में तो एनसीसी होता है, ट्यूबरकुलोसिस होती है, मतलब किसी रीजन से एपिलेप्सी है, तो मतलब कोई कीड़ा का कुछ है, इन्फ्लेमेशन है, तो हमें पता है उसकी वजह से है, तो फिर हम उसको दवाई देंगे दौरे कंट्रोल करने के लिए, और दवाई देंगे जो भी कारण से हो रहा है, या सर्जरी करेंगे उसको करने के लिए। मेजॉरिटी में कोई एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल आता है, तो वहाँ पे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमेशा मेडिकेशन होता है। तो मेडिकेशन का भी ये भी है कि पहले हम एक दवाई से उसकी लोवेस्ट डोज पे शुरू करेंगे कि भाई आपके हिसाब से ये डोज बनती है, आप ये खाइए। ज़्यादातर लोग एक डोज से कंट्रोल हो जाते हैं, कुछ लोगों को उसके बावजूद भी आते रहते हैं, तो हम पे इस दवाई की डोज बढ़ाते जाएंगे, उसके बाद नहीं होगा तो उसमें डोज हम और ऐड करेंगे। कैसे हो सकता है एमआरआई में कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी एपिलेप्सी है? सबसे कॉमन यही होता है, एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन वो मतलब वो इलेक्ट्रिकल डिसफंक्शन है, राइट। तो मेडिसिन से ट्रीटेबल है वो? मेडिसिन से कंट्रोलेबल है,
कंट्रोल, मेडिसिन ट्रीट नहीं करती, मेडिसिन सीजर्स को कंट्रोल करती है। कंट्रोल इन द सेंस बहुत मीन्स कि उसको जो इलेक्ट्रिकल बेसिकली ब्रेन का एक्टिविटी थोड़ी सप्रेस करती है कि आपकी वो एबनॉर्मल मिसफायरिंग नहीं होगी। ओके। फिर बहुत केसेस में स्पेशली जो एडल्ट्स होते हैं, ओवर टाइम कई बार ब्रेन अपने आप सेटल हो जाता है, आप दवाइयों को विड्रॉ कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं पड़ती, राइट। कई बार उसमें नहीं होता तो लाइफ लॉन्ग भी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, स्पेशली जब बच्चे होते हैं या यंगर एज में होता है। और कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ जेनेटिक कंडीशंस भी होती हैं जहाँ पे दौरे हो सकते हैं, उनमें पे दवाइयाँ चलती रहती हैं। फिर पहले काफी लोगों को लगता था कि भूत प्रेत है, कुछ वो है उसकी वजह से, क्योंकि वो एक देखने में बहुत डरावनी चीज़ होती है, मतलब सीजर एक्टिविटी हम लोग तो बहुत यूज्ड टू हैं। इवन हॉस्पिटल में जो नॉन न्यूरो वाले हैं वो भी एकदम से डर जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि पेशेंट हिलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो एकदम से बहुत हिलाने वाले, सब पलंग हिला देगा या आदमी, तो हमेशा फर्स्ट सीजर कोई देखता है तो बहुत डरावनी चीज़ होती है। तो इसलिए आदमी को लगता है कि ये भूत प्रेत टाइप्स ऐसा हो रहा है। कीड़े से आप कह रहे थे वो होता है इंसेक्ट की वजह से, वो कौन सा वो होता है? सो उसको बोलते हैं न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, तो वो टेप फॉर्म का होता है जो ब्रेन में जो कहते हैं बंद गोभी, जिसके अंदर को कहते थे कि कहते हैं वो, हाँ, मतलब किसी चीज़ से हो सकता है। स्पेशली क्या है कि जहाँ पे सीवेज का यूज़ हो रहा है, क्लीन वाटर का यूज़ नहीं हो रहा पेड़ों को, पौधों को बड़ा करने में, वहाँ पे हो सकता है। ट्रेडिशनली तो पोर्क बोलते थे, लेकिन अपने देश में बहुत कम खाने वाले हैं पोर्क, तो सब्जियों से, कोई भी ग्राउंड लेवल वेजिटेबल से हो सकता है वो। अच्छा, वेजिटेबल से भी हो सकता है? हाँ, कोई भी, स्पेशली जो ग्राउंड लेवल है जिन पे, और जहाँ पे इनको क्लीन उसमें ग्रो नहीं किया जा रहा है सीवेज से, उससे तो क्या होता है उसके अंदर? तो बेसिकली क्या होता है कि जो टेपवर्म होता है वो हमारा कीड़ा नहीं है। वो मतलब कुत्तों का है उससे, या जानवरों का है, उसका एग उसके थ्रू हमारी बॉडी में आ गया। हाँ, बॉडी में आ गया, फिर वो ब्रेन में जाता है। हाँ, तो वो ब्लड के थ्रू कई बार ब्रेन में चला जाता है, या बॉडी में कहीं और भी जा सकता है। अब ब्रेन में वहाँ पे वो बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे उसको खाना पीना नहीं मिलता कि बड़ा, मैं कीड़ा नहीं बन सकता वो। ठीक है। तो जब वो जो एग लावा होता है वो कोशिश करता है, अब वो फिर मरने लगता है, बॉडी उसको अटैक करती है, उसे उसमें ब्रेन में स्वेलिंग आती है, उस नॉर्मली उस टाइम पे सीजर हमें आता है। तो उसका इलाज है कि वो अपने आप मर जाएगा, बॉडी उसको मार के खत्म कर देगी, हो जाता है, मर जाता है। हाँ, अपने उस वक्त खाने नहीं मिलेगा, ऐसे जिंदा रहेगा ना। भाई लावे को तो एक जब बड़ा होना है तो खाना चाहिए ना कहीं से। सुने वो ब्रेन खाता है उस टाइम? नहीं, ब्रेन नहीं खा सकता वो, एनसीसी ब्रेन नहीं खा सकता वो, बहुत कम हैं जो ब्रेन खाते हैं। तो मेजॉरिटी जो है ब्रेन के अंदर, वो एग जब पहुंचता है उसको वहाँ ग्रो करने का एनवायरनमेंट ही नहीं है, तो वो अपने आप मर जाता है। लेकिन मरते वक्त वो रिएक्शन करता है, उससे हमें फिर स्वेलिंग आती है और फिर उस वक्त दौरे आते हैं। तो उसमें सर्जरी होती है या फिर मेडिसिन? इसमें मेडिसिन होती है, आप सीजर्स कंट्रोल करते हो, स्वेलिंग ज़्यादा है तो आप स्टेरॉइड्स देते हो, और अपने आप कीड़ा ओवर टाइम मर जाता है। मैं डिस्कवरी में देखा था एक रियल के सिनेरियो था कि वो अब्रॉड की बात थी, फैमिली नहाने गई थी किसी पॉन्ड वॉन्ड में, तो कोई ऐसे ही वो आ गया था, फिर उसका इतना ज़्यादा हो रहा था, एंटीमीबा, हाँ, फिर उनको सर्जरी करनी पड़ी थी, ब्रेन सर्जरी। तो कुछ बहुत ही रेयर है, कुछ फंगल इन्फेक्शंस होते हैं या कुछ स्टोलाइटिका है, जहाँ पे आप सर्जरी, मतलब वर्म्स के लिए ऐसी कोई सर्जरी नहीं होती है, वर्म निकालना होता है आपको। ऐसे यदि कोई केस रिपोर्ट है जहाँ आपको लाइव वर्म में मिला ब्रेन के अंदर, बट ये सब चीज़ें नॉर्मली मेडिकेशन से कंट्रोल कहते थे कि ऐसे किसी भी जगह नहाना भी नहीं चाहिए, स्विमिंग भी नहीं करनी चाहिए, वो नोज के थ्रू एंटर करता है। तो एक होता है निजीरिया, एक अमीबा होता है बेसिकली, वो बहुत, अभी केरला में आउटब्रेक हुआ था उसका, है ना, तो वो काफी डेडली होता है। तो नाक से क्या है कि हमारी जो स्मेलिंग की नर्व्स हैं वो ब्रेन से सीधा नाक में आती हैं, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, सबसे छोटी नर्व है, तो सीधा यहाँ से वो ब्रेन तक पहुंच सकता है उस एंट्री से, तो वो ब्रेन को बहुत डैमेज कर देता है, उसका कोई ज्यादा ट्रीटमेंट इफेक्टिव है नहीं अभी। ओके सर, एक भूल भुलैया मूवी थी, उसमें दिखाया था कि उसके अंदर अचानक से आता है, सबको लगता है भूत प्रेत आता है, वो अचानक से पेशेंट ऐसी बातें बोलने लगता है, ऐसी लैंग्वेजेस बोलने लगता है जो कभी वो गया नहीं, कभी सुनी नहीं, जैसे बिल्कुल ही अलग लैंग्वेज जो उसने कभी सीखी नहीं, जैसे उसमें दिखा रहे थे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वगैरह होता है। ये सही में पॉसिबल है एंड वो कैसे कर पाता है? देखो, अब जो है तो ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, मतलब अब ये भी समझना जरूरी है कि ब्रेन का फंक्शन एक बंदा सब नहीं देखता है ना। हम न्यूरोसर्जन है तो हम ट्यूमर वाला काम देखते हैं या एनाटॉमिकल चीज़ें देखते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं पार्किंसंस बाकी बीमारी, साइकेट्रिस्ट देखते हैं जो हमारा जो हम बोले कि न्यूरोट्रांसमीटर डिसऑर्डर्स हैं। तो जो जहाँ तक मुझे पता है, जो मैंने पढ़ा है, तो बेसिकली एक एस्केप मैकेनिज्म होती है कि उन जो लोग ऐसे होते हैं उनको कहीं चाइल्डहुड या कहीं पे बहुत ज़्यादा सिवियर ट्रॉमा होता है, तो उससे बचने के लिए वो एक अपने को ब्रेन, मान के चलो वॉल बना लेते हैं ब्रेन के अंदर कि भाई मैं उससे, मुझे मान लो घर में आपकी मार पिटाई हो रही है या कुछ अब्यूज़ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपने अपने को एस्केप करने के लिए आपने एक उसको वॉल ऑफ कर दिया, और फिर वो आपकी डिफरेंट पर्सनालिटीज बन सकती हैं। तो ब्रेन ऐसी लैंग्वेज कहाँ से सीखता है जो हमने पढ़ी नहीं है, वो नहीं है? अब देखो, कहीं तो जब सीखी उसने कहीं से, अब ये
उसने अब भाई आजकल तो मीडिया जैसे सोशल मीडिया है, कहीं आपने एक्सपोज हुए, कहीं आपने सुना, अब कोई कहना बड़ा शायद मुश्किल हमने सीखी नहीं, लेकिन हमने सुनी, ब्रेन में स्टोर हो गई। कहीं हमने उस कहीं दूसरे उसमें सीखी भी है भाई, हमने उस स्टेट में सीख ली भाई। अब बहुत लोग लैंग्वेज सुन के सीख लेते हैं, हम तो स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन बहुत लोग सीख जाते हैं हमसे। अच्छा सर, सिजोफ्रेनिया के पेशेंट मैंने एक बार मिला था, वो हवा में बात कर रहा था किसी इमेजिनरी करेक्टर से। मैं पहले तो डर गया, मैंने कहा भूत प्रेत है कि क्या है। देन आई गेट टू नो कि ये सिजोफ्रेनिया पेशेंट है। तो क्या ऐसा ब्रेन में होता है, उनको रियलिटी उनके लिए रियल होता है, उनको दिखता है? नहीं, तो वही न्यूरोट्रांसमीटर्स का डिसफंक्शन है ना, तो वो भी एक साइकेट्रिक बीमारी है। उसके सब टाइप्स होते हैं, वो भी मेडिकेशन से काफ़ी कंट्रोलेबल है। तो ब्रेन इतना ज़्यादा ट्रिक करता है कि उसको रियल में दिखने लग जाता है कोई भी? हाँ, तो भाई फाइनली तो आप अगर आज आदमी दिख रहा है तो आप ब्रेन ही समझ रहे हैं ना। अगर मैं किसी को देख रहा हूँ तो वो जो सिग्नल आ रहा है मैं ब्रेन ही एनालाइज कर रहा है ना। तो ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स वही तो बता रहे हैं कि ये है। तो जब वो अबनॉर्मल हो जाते हैं तो आपको ये, तो किस वजह से होता है वो? तो बेसिकली आई डोंट थिंक शिज़ोफ्रेनिक में कोई मतलब कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, बाकी कोई ऐसा वो नहीं है कि कहीं डिसबैलेंस हो गया उसके वजह से डिसफंक्शन शुरू हो जाता है हमारा। अच्छा, बाद में भी हो सकता है, एंड ये जेनेटिक भी हो सकता है? जेनेटिकली होता है, आई थिंक थोड़ा फैमिली टेंडेंसी हो सकती है शिज़ोफ्रेनिया होने की, और बाकी आई थिंक ऐसा कोई वो रीजन नहीं है कि ये किया उसकी वजह से हो इज इट पॉसिबल कोई स्ट्रेस आया एंड उसकी वजह से स्टार्ट हो गया? शिज़ोफ्रेनिया शुरू नहीं होता। Okay. नहीं, शिज़ोफ्रेनिया शुरू नहीं होता। कई बार ट्रिगर हो सकता है, आप प्रोन हो, बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है आप प्रोन होते हो, वो ट्रिगर हो सकता है, बट उसकी वजह से बीमारी आ जाएगी ऐसा नहीं होता। ओके सर, ब्रेन इंजरी, अगर ब्रेन इंजरी हो जाए किसी को भी, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? अगर हेड इंजरी जो बोलते हैं तो सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। तो स्पेशली जो हम रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, भाई चोट लगी, आप अगर बेहोश हुए, आपको बाबा उल्टी हो रही है, आपके नाक कान से खून आया हुआ है, तो आपको मतलब ये साइन हो सकता है कि ब्रेन के अंदर कोई मेजर इंजरी हो सकती है। Okay. तो डेफिनेटली आपको नियरेस्ट तो हॉस्पिटल पहुंचना कब हमें डरने की जरूरत है कि भाई ये रिस्क है हेड चाहिए। इंजरी? तो आदमी आप चोट लगा गिरा, बेहोश नहीं हुआ, उल्टी नहीं की, बात कर रहा है, कुछ वो नहीं आया, तो हमें नॉर्मली कोई घबराने की जरूरत नहीं होती। मतलब ब्रेन के अंदर कोई इंजरी नहीं हुई ऐसी हमारी। Okay. लेकिन बेहोश हुआ या बाबा उल्टी के जा रहा है, दौरे आ रहे हैं, हाथ पैर में वीकनेस आ रही है, नाक कान से खून आ रहा है, तो इट मीन्स वो ब्रेन डैमेज का साइन हो सकता है कि ब्रेन में इंजरी हो रही है, तो फिर हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है। जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होता है, वो क्या होता है? तो मेमोरी हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एक हम बोलते हैं वर्किंग इमीडिएट मेमोरी। अब मैंने आपको फोन नंबर दिया, फोन डायल करना है, मैंने नंबर जगह डायल किया, भूल गया, है ना, वो वर्किंग मेमोरी हो गई हमारी। ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म मेमोरीज हो गई, जैसे आज हम बात कर रहे हैं या सुबह क्या खाना खाया मैंने, वो कुछ टाइम के लिए हम स्टोर करते हैं, फिर हम उसको भूल जाते हैं। अगर मैं पूछूं कि आज हमने क्या खाया था, मे बी आज याद होगा, कल याद होगा, उसके बाद मैं याद नहीं रखूंगा। फिर लॉन्ग टर्म हो गए, जो हमारे पुरानी यादें हैं, जो घर की यादें हैं, जो पढ़ा है चीजें, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गई। तो कई बार चोट के बाद या कुछ चीजों में शॉर्ट टर्म और वर्किंग मेमोरी अफेक्ट हो जाती है। Okay. तो बहुत जैसे होता है कि बोलते हैं भाई चोट लगी, आदमी बात कर रहा होता है, उससे बाद में कुछ याद नहीं रहता, जिसको हम कंकशन बोलते हैं या इसको बोलते हैं अमनीजिया, बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक अमनीजिया। तो बेसिकली ब्रेन फंक्शन तो कर रहा है, लेकिन वो मेमोरी स्टोर नहीं कर पा रहा। Okay. लेकिन उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी इंटैक्ट होंगी। भाई तू कहाँ रहता है, तेरे घर क्या है, कौन को, सब पता सब याद होगा, क्योंकि वो मेमोरीज के, तो मेमोरीज बेसिकली जितना रिपीट होती है वो सर्किटरी स्ट्रांग बनती जाती है। जितना स्ट्रांग सर्किट उतना उसको डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। अब मूवीज में दिखाते हैं चोट लगी एंड वो सब कुछ भूल गया, मैं कौन हूँ, कहाँ पे हूँ, एंड बाद में धीरे धीरे याद आने लग गया। ये ट्रू है? ट्रू है, बहुत बार होता है। बहुत हेड इंजरीज में ऐसा होता है कि वो उसको कुछ याद नहीं होगा, पुरानी चीज़ें याद होंगी जो हमें बहुत अजीज होती हैं, बहुत पसंद होती है, वो हम ज़्यादा, वो मेमोरीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो सर्किट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, वो रिकवर। लेकिन तो ये डिपेंडिंग किस पार्ट में हुआ। अब नाम याद नहीं आना कई मेमोरी भी हो सकता है, या एक स्पीच का डिसफंक्शन भी हो सकता है। भाई नाम भी तो स्पीच है ना, वो हमें याद नहीं आ रहा, तो वो किस चीज से हो रहा है वो डिपेंड करता है। तो डिपेंडिंग कितना डैमेज हुआ, क्या पार्ट डैमेज हुआ, आपका ब्रेन का डिसफंक्शन हो सकता है उसके वजह से। ऐसा हो सकता है कि किसी को ब्रेन इंजरी हुई, उसके बाद उसके अंदर काफी उसकी एनहेंस हो गया ब्रेन, एंड वो इन्वेंशन करने लग गया, उसका दिमाग काफी तेज हो गया। देखो ये तो सब मूवीज में या कभी किसी ने बोला ऐसा, बट ऐसा नहीं है। नहीं, मैं एक बार डिस्कवरी में देख रहा था, उसके अंदर एक पेशेंट था, उसको क्या था, हेड इंजरी हुई काफी सीवियर। उसके बाद से उसका ना जैसे रिसर्च वगैरह करने लग गया, उसको काफी चीजों में एंगल एंड वो सब एक डिफरेंट। तो एक ये हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी कि आप पे इंजरी की वजह से जो आपने आइसोलेट कर दिया, बहुत चीजें आपको जो नॉर्मल थी उससे आप फोकस आप ज्यादा करने लगे और बेटर हो गए, समथिंग लाइक दैट। ये भी हो सकता है। हाँ, बट ये बोलूंगा कि ये नहीं कि हमें सर में चोट मारने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, है ना। ये तो रेयर
रेयर चीजें हैं कि वो ये ना ब्रेन का फंक्शन कैसे किसी को नहीं पता, किससे क्या हो गया कोई नहीं कह सकता। अच्छा सर, ब्रेन डेड क्या होता है? सो ब्रेन डेड एक टेक्निकल टर्म है, ये बेसिकली इसलिए इन्वेंट हुआ था कि ऑर्गन डोनेशन के लिए। ओके। तो क्या होता है कि डेथ के मतलब आपका मतलब मान लीजिए ब्रेन में डैमेज हुआ बहुत, तो आपका ब्रेन फंक्शन खत्म हो जाता है, लेकिन आपके ऑर्गन्स काम करते रहते हैं, हार्ट लंग्स काम करते रहते हैं। तो अब एक क्राइटेरिया डिफाइन करने की जरूरत है कि किनके ऑर्गन्स हम निकाल सकते हैं, मतलब इन द सेंस कि किस पॉइंट के बाद ये कभी वापस नहीं आएगा, कि हमें पता है कि ये टेस्ट करेंगे तो ये ब्रेन फंक्शन नहीं है, अब इसमें रिकवरी के चांस, तो नो की रिकवरी नहीं होने वाले, मतलब ये ब्रेन रिकवर नहीं कर सकता, तो अब ये पेशेंट हमारे ऑर्गन डोनेशन के लिए ठीक है। तो ट्रेडिशनली डेथ इज डिफाइंड कि जब आदमी का हार्ट बंद हो जाता है ना, जब हार्ट रेट बंद हो जाता है भाई डेथ हो जाती है। लेकिन हेड इंजरी में या स्ट्रोक में या ब्रेन डैमेज में बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रेन फंक्शन खत्म हो जाता है, लेकिन हमारा ऑर्गन्स चलते रहते हैं। ओके। तो उसको डिफाइन करने के लिए ब्रेन इंजरी के क्राइटेरिया होते हैं, ब्रेन डेथ के, जो डिफाइन किए गए, और ये माना जाता है कि वो किसी को ब्रेन डेथ सर्टिफाई कर दिया तो टेस्ट करके वो करके उसके बाद हमारी उसकी रिकवरी के चांसेस नहीं है। ओके। तो बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होते हैं, बहुत चीज़ें तो फॉलो करनी पड़ती हैं बिफोर एनीबडी कैन बी सर्टिफाइड ब्रेन डेथ। कोमा क्या होता है? पेशेंट कोमा में चला जाता है। सो कोमा होना मीन्स कॉन्शियसनेस क्या होती है? पहले कॉन्शियस होती है हमारी अवेयरनेस आसपास की, भाई हमारी बॉडी अवेयर रहती है, हमें कोई दर्द है कोई परेशान है तो उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारी कॉन्शियसनेस है। तो जब वो खत्म हो जाती है, कम सप्रेस हो जाती है, तो हम कोमा में चले जाते हैं। तो उस कोमा और स्लीप, लेकिन स्लीप एक रिवर्सिबल स्टेज है, भाई सोते हुए हमें रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन हम उसमें आपको उठा सकते हैं। कोमा में ब्रेन का डिस्फंक्शन की वजह से वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, तो वो कैन बी डीप कोमा, उसमें एक जीसीएस स्कोर बोलते हैं हम, जो ग्लासगो कोमा स्कोर सबसे कॉमन असेस करते हैं हम। तो हम लोग 15 है, नॉर्मल आदमी 15 होता है, जितना वो 3 इज द लोवेस्ट स्कोर। सबसे कोमाटोस आदमी 3 होता है, फिर बीच के स्कोर होते हैं। तो ब्रेन का डिस्फंक्शन कितना है उसको एक असेस करने का तरीका है। तो ये ब्रेन डेड और कोमा में क्या डिफरेंस होता है? सो ब्रेन डेड और कोमा बहुत डिफरेंस है। कोमा मीन्स कि ब्रेन फंक्शनल है, ब्रेन खत्म नहीं हुआ है, अच्छा, लेकिन आदमी कॉन्शियस नहीं है, वो कोमा है। स्लीप में है? नहीं, डीप स्लीप में नहीं, डीप स्लीप तो हम उठा सकते हैं। देखो डीप स्लीप तभी हो सकती है जब रिवर्सिबल है, भाई आदमी सोता है जागता है तो ही उसको स्लीप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोमा वाले को एकदम से नहीं उठा सकते, जब तक वो ब्रेन अपने आप रिकवर नहीं करता आप कोमा से नहीं उठा सकते, या जो मेडिकेशन को बंद नहीं करते उससे नहीं उठा सकते। तो कोमा मीन्स आदमी कॉन्शियस नहीं है लेकिन ब्रेन फंक्शनल है, और ब्रेन डेथ मीन्स कि ब्रेन के सब फंक्शन खत्म हो गए। ओके। तो ब्रेन के फंक्शन सिर्फ होश नहीं है, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, सर्कुलेशन, सब कुछ तो ब्रेन मैनेज करता है ना, भाई मेन सीपीयू तो ब्रेन ही है ना हमारा। तो वो सब फंक्शन भी जब खत्म हो जाते हैं तो उसको हम ब्रेन डेथ बोलते हैं। ओके। तो सर मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो आनंद भाई थे वो कौन सा कंडीशन था? कोमा था, ब्रेन डेड? नहीं, वो दोनों वो थे लॉक्ड इन स्टेट। ओके। लॉक्ड इन स्टेट होती है कि जब ब्रेन डैमेज या सर्टेन एरिया डैमेज हो जाते हैं, कि मान लो कि आप हाथ पैर नहीं चला सकते, वो एरिया हमने सर्किट पूरा डैमेज हो गया आपका, ओके। तो आप लॉक्ड इन हो सकते हो कि आपके हो सकता है सिर्फ आई मूवमेंट रह जाए या आईलिड मूवमेंट रह जाए, लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, तो वो लॉक्ड इन स्टेट बोलते हैं। तो कुछ एरियाज ब्रेन के, जैसे मिड ब्रेन या उसमें डैमेज के बाद तो अब वो कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, भाई ब्रेन भी सिग्नल भेज रहा है एक एरिया के थ्रू, हमें हाथ पैर चलाना है, ब्रेन ने सोचा ब्रेन स्टेम के थ्रू नीचे जाता है, और वो एरिया अपने बीच में डैमेज हो गया, तो ब्रेन तो एक काम कर रहा है लेकिन वो हाथ पैर को सिग्नल नहीं भेज पा रहा, तो वो एक उसको बोलते हैं लॉक्ड इन स्टेट बोलते हैं। ओके। सर हमने सुना है कि ब्रेन जो है ना, हमने एक्टिवेट बहुत कम किया हुआ है, अगर हम उसको एक्टिवेट कर ले तो हम काफ़ी सारी पावर्स अचीव कर सकते हैं। जैसे पहले ऋषि मुनि होते थे भाई, वैसे ही बात कर लेते थे ब्रेन के थ्रू, या फिर काफ़ी सारी इन्वेंशंस कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल कि हम उसको एक्टिवेट कर सकें, थोड़ा ब्रेन पावर बढ़ा सकें? तो मेरे इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। नहीं, ब्रेन एक्टिवेशन अगर मैं ऋषि मुनि की बात करूं, या जो मेरे ख्याल से लगता है कि इट्स अबाउट फोकस। आपने बाकी डिस्ट्रैक्शन हटा दिए, भाई आज कोई काम करते हैं, वहाँ पे 4 चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, वो काम हमसे ढंग से होता नहीं है, या हमें टाइम ज़्यादा लगता है, वही हम फुली फोकस से करते हैं तो काम बेटर होता है, हम और चीज़ें सोच सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट फोकसिंग। वही ब्रेन की कैपेसिटी, अगर फंक्शनल इतनी कैपेसिटी है, या तो 50 चीज़ों में स्प्रेड कर दी, या आपने एक चीज़ पे फोकस कर ली, तो आपका वो काम बेटर हो जाएगा। बाकी ट्रेनिंग है, जितना आप एक चीज़ को ट्रेन करते हो उस चीज़ में बेटर होते जाते हो। भाई आप पैटर्न देखते हो, अभी एक काम आप शुरू करते हो तो आप स्टार्टिंग में स्ट्रगल करते हो, कुछ सालों बाद आप आपके सामने वो पेपर होगा, आप समझ जाओगे इसमें ये प्रॉब्लम है, तो थोड़ी आपने एक्टिवेट कर दिया, आप उसको अपने ब्रेन को वो चीज़ें देखने के लिए ट्रेन कर लिया। मेडिटेशन से हम कुछ एनहांस कर सकते हैं ब्रेन की? एक मेडिटेशन से फोकस कर सकते हैं आप अपने सबसे जो कॉमन हमारी प्रॉब्लम है, वो हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। अगर आज एक पॉइंट पे अगर मैं सोचूं तो मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, अगर सोचो
तो एक चीज़ चल नहीं रही होती, इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो आपकी जो कैपेसिटी वो हर चीज़ में वो हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना। आप अगर उसको फोकस करके एक पॉइंट पे ले आते हो तो आप अपने आप ब्रेन की जो कैपेसिटी है उस पर फोकस, जो ब्रेन की फंक्शनिंग कैपेसिटी है उस पर बढ़ जाएगी, बाकी सब पे कम हो जाएगी। तो मेडिटेशन क्या होता है, आपको बेसिकली फोकस करने में इम्प्रूव करता है। आपका जो बाकी डिस्ट्रैक्शन है उससे आप दूर होते हो, आप अपने आप सोच सकते हो, अपने बारे में सोच सकते हो, एंड यू कैन चैनलाइज योर एनर्जीज मच बेटर। मैंने सुना है कि काफ़ी लोग कहते हैं जैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में काफ़ी चीज़ें स्टोर होती हैं, अगर हम मेडिटेशन करें एंड काफ़ी उसको फोकस को करते जाएं तो हम पिछले जन्म का भी याद कर सकते हैं या फिर एनहांस कर सकते हैं अपने ब्रेन को। देखो मैं कहता हूँ पिछले जन्म का याद किया तो कैसे पता सही गलत, कौन वेरीफाई करेगा। अब मैं स्टोरी बना दूँ तो वही कोई ना कोई ऐसे रहा ही होगा, है ना, इतने लोग हैं। तो देखो मुझसे तो नहीं होता मेडिटेशन, मेरे फ्रेंड्स जो करते हैं वो हैं, तो बेसिकली वो कहते हैं कि धीरे धीरे आप अपने आप को जो आउटर डिस्टर्बेंस है उससे कट ऑफ कर लेते हैं। लोग मेरे फ्रेंड्स विपासना करके आए, ये करके आए हैं, तो कहते हैं वो पर्पस ये है कि धीरे धीरे आपकी जो बाहर की डिस्टर्बेंस है आपने बिल्कुल खत्म कर दी। आपको सिर्फ बचा, अभी मैं बोलूँ कि सब कहते हैं मेडिटेट करते हैं, असली मेडिटेशन जब है कि आप ब्रेन को खाली कर सको। ब्रेन को खाली करना बहुत मुश्किल काम है। ट्राई करो कि ब्रेन में कुछ भी थॉट नहीं आए, कुछ और नहीं सोचो, वो बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत इम्पॉसिबल काम। कुछ ना कुछ आता ही रहता है कि इसके बारे में, ये काम, वो चीज़, ये चीज़, हमेशा आप किसी चीज़ पर डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो। ब्रेन को बिल्कुल आइसोलेट करना कि हमने सब डिस्ट्रैक्शन खत्म कर दिए, वो मेडिटेशन होता है। शायद उसे ही अल्टीमेट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। उसके बाद फिर देन यू स्टार्ट एनालाइजिंग योरसेल्फ, अपने बारे में आप सोचते हो। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं कि जो आप सॉल्व करते हो और बहुत चीज़ों को आप साइड लाइन करते हो कि मैं बाद में देखूंगा। अगर आप डेली लाइफ में देखो, ये इमीडिएट प्रॉब्लम है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ और ये देखा जाएगा, या तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी या तो आज अगर देखा जाता है डिप्रेशन या सबका रीजन क्या होता है कि आपने वो चीज़ें सॉल्व नहीं की, वो आपकी अपने आप। तो वो चीज़ें जब आप सेल्फ एनालाइज करते हो कि भाई ये चीज़ हुई थी तो साल पहले हुआ था, तो वो दैट इज योर सेल्फ सबकॉन्शियस जो। सर हिप्नोटिज्म क्या होता है? सो हिप्नोटिज्म अगेन एक साइकोलॉजिकल टॉपिक है, जो मेडिकल हिप्नोटिज्म है, कई थेरेपीज में यूज करते हैं। हाँ, मैंने सुना है कि थेरेपीज में यूज होता है, और जो हम मूवीज में देखते हैं बहुत अंतर होता है। अच्छा, है ना, वो नहीं है कि हमें टिक 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 किया उसको बोला इसका खून कर दे, वो नहीं हो सकता, कंट्रोल नहीं कर सकते, माइंड कंट्रोल नहीं है, वो माइंड कंट्रोल नहीं है। सो आप इसको एक ट्रांस लाइक स्टेट में ला सकते हो कि अगेन माइंड फोकस एंड हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए, या डी एडिक्शन में आई थिंक यूज करते हैं कुछ चीज़ों में, कि आप ब्रेन को कुछ चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन उससे आप कुछ काम नहीं करा सकते जो वो करना नहीं चाहता। अच्छा, ऐसा नहीं होता है? हाँ, ऐसा नहीं होता कि आपने वो किया उसको कंट्रोल में ले लिया। काफी हम सुनते हैं कि ऐसे आया, उसने हिप्नोटाइज किया एंड बोला घर से सोना चांदी ले आओ या लूट लिया, ऐसे करके। देखो ऐसे तो बिना हिप्नोटाइज भी हो जाते हैं, आदमी को पटा लो कि भाई कन्विंस कर लो कि ये सही है, तो बेसिकली कन्विंसिंग पावर है ना। और कई बार लोग बोलते भी मुझे नहीं पता क्या होगा भी। तो ब्रेन पे क्या इफेक्ट होता है हिप्नोटाइज? बेसिकली एक तरह का ट्रांस लाइक आपने उसको इस तरह वो करा लिया, अपने उसमें फोकस करा लिया कि आपने बाकी चीजें उससे डिस्ट्रैक्ट करा ली। लेकिन जो सभी बोलते हैं कि हिप्नोटिज्म से अगर आपको जो चीज़ गलत लगती है या जो आप नहीं करना चाहते वो आप नहीं करा सकते। आप ब्रेन के विल के अगेंस्ट काम नहीं करा सकते। okay. जो चीज़ आप भाई आप मुझे लगता है ये चीज़ गलत है, ये चोरी करना गलत है, तो मैं चोरी नहीं करूंगा। ओके, उसके भी मतलब स्कोप लिमिटेड होते हैं हिप्नोटिज्म से? तो मेडिकल में तो यही यूज होता है, लेकिन अब बाकी लोग जो क्लेम करते हैं उसको क्लेम कितना सही है क्या गलत है, इज वेरी डिफिकल्ट टू। तो मैं देखो उनको बहुत लोग आपको वैसे ही कन्विंस, अब इतनी साइबर फ्रॉड होती है, वो क्या हिप्नोटाइज थोड़ी कर रहे हैं? सही बात है। लेकिन जो काम करा रहे हैं लोग 10 दिन, वो मतलब हिप्नोटिज्म ऐसा नहीं होता कि कंट्रोल कर लिया और आप जो कराना करा रहे हो। तो अगर आज वो जब ये आता आपका कि आदमी वो क्या लॉक इन हो गया, उसने भाई फोन आया आपका 1 हफ्ता 10 दिन हाउस अरेस्ट करा देते हैं ना, तो उसमें क्या हिप्नोटाइज कर रहे हैं? हिप्नोटाइज थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना कन्विंस कर लेते हैं, कर लिया भाई आज कोई आदमी विलिंगली जाके अपना एफडी तोड़ के पैसे निकाल के पैसे दे रहा है, तो उसको फोर्स ना बंदूक रखी ना फोर्स कर रहा है, लेकिन इतना आपने उसको विलिंगली कन्विंस कर लिया कि वो कन्विंस हो गया सही है, हो गया। अब उसको अगर हिप्नोटिज्म क्या है और वो कहते हैं ना हमने उसको भाई ये करने को करा दिया, तो सिमिलर तो हो गए दोनों। सही बात है। सर ये एआई और इलॉन मस्क की जो ये न्यूरल लिंक चिप्स का टेक्निक है, ये आगे न्यूरोसर्जरी या न्यूरोलॉजिकल जो हमारी वो है, इस 10 इयर्स के बाद क्या आपको लगता है कि कहाँ जाएगी? देखो सबसे जैसे पता है कि रिकवरी नहीं होती, जो ब्रेन में डैमेज या स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हो गया, हम पे कोई तरीका नहीं है उसको रिपेयर करने का। ठीक है। फ्यूचर में हम बोले कि आज जो स्पाइनल कॉर्ड है, अब स्पाइनल कॉर्ड पे सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड देखें, आपके पूरे सिग्नल्स हाथ के पैर के
अप डाउन कंट्रोल सब जा रहा है, तो उसको रिपेयर करना भी इज वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब वो जो सर्किटरी बनी हुई है, दे आर मल्टीपल सर्किट्स व्हिच हैव टू कनेक्ट टू द राइट सर्किट। भाई अगर आज मेरा हाथ का सिग्नल पैर में कनेक्ट हो गया तो वो काम नहीं करेगा, राइट? तो न्यूरल लिंक उसको बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली वो कह रहा है कि मैंने आपका ब्रेन सही काम कर रहा है, आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में गैप आ गया। तो मैंने यहाँ पे चिप लगाई कि जो ब्रेन के सिग्नल है उसको मैंने पिकअप किया, और जो मेरे हाथ पैर में या तो डायरेक्ट उसमें या जो कुछ एसेसरी है, मोटराइज एसेसरी है, उसको मैंने ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है। तो मैंने सोचा मुझे हाथ उठाना है, वो सिग्नल मैंने सोचा वो हाथ के रोबोट पे गया, हाथ उसने मेरा हाथ उठा दिया। ठीक है। तो आपने जो ब्लॉकेज है उसको बाईपास कर दिया, क्योंकि हमारे वो सर्किट ठीक है, ये सर्किट ठीक है, बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। तो उसी में जैसे एडवांसमेंट होगा उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, एंड होपफुली कल मान लो कोई आज भी किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, तो अगर लाइफ लॉन्ग पैरालाइज है तो पैरालाइज ही रह जाता है। तो कल उसको इतना आगे आ गया था कि भाई उसको रोबोट बनाया हमने, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, बाहर से सपोर्ट दिया, और वो सोचता है कि मुझे चलना है, वो सिग्नल तो उसको एक्सटर्नल किसी को कुछ नहीं करना, उसी ने सोचा मुझे ये करना है, वो आदमी वो कर सकता है, क्योंकि उसके लिए वो रोबोट, उसका जो स्केलेटन है वो काम कर दिया हमारा। तो काफी सारी कंडीशन में वो हेल्पफुल हो जाएगा हमारे। डेफिनेटली स्ट्रोक है भाई, स्ट्रोक में हाथ में थोड़ी डैमेज हुआ, आज मुझे ब्रेन में स्ट्रोक हुआ और मेरा हाथ नहीं चल रहा है, हाथ तो ठीक है, हाथ की मसल सब ठीक है, वो तो मेरा ब्रेन से जो हाथ का सिग्नल है वो नहीं आ रहा, राइट? तो उसको अगर मैंने बाईपास कर दिया कि मैंने ब्रेन से, मैंने थॉट जो मेरी, जो हम सोचते हैं मूवमेंट करने के लिए हम सोचते हैं कि हमें ये हाथ चलाना है, पहले वो थॉट आएगी, वो फिर वो जाएगी प्री मोटर जो पैटर्न डिसाइड करेगा, फिर वो जाएगी मोटर जो बोलेगा मुझे इस चीज़ को करना है, फिर वो सिग्नल भेजेगा अप टू माई हैंड, फिर हैंड से वापस सिग्नल जाएगा कि भाई मैंने काम कर दिया है, फिर वो राइट, वो डिस्टर्बेंस हो गया। तो अगर मैं उसको बाईपास कर सकूं कि वो सिग्नल मैंने ब्रेन से पिकअप करके सीधा हाथ में भेज दिया, तो मे बी मेरा हाथ काम करेगा एंड मैं सिट कर, तो उसकी अगर वो हो जाता है तो पॉसिबिलिटी बहुत है, क्योंकि इतने लोग हैं जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यंग लोगों में ही होती है ज़्यादा, जो व्हील चेयर पे हैं उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी। तो सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, मुझे भी यार काफ़ी सारे डिफरेंट टॉपिक्स में हमने बात करी, एंड लोगों को भी जो उनके नॉर्मल लोगों के क्वेश्चंस हैं हर तरीके के हमने करने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, एंड वी प्रॉमिस कि और अच्छे प्रोफेशंस जैसे कि हमारे साथ आते जा रहे हैं, ऐसे नए प्रोफेशंस हम लेके आएंगे आपके साथ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब।